बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मंडे को इसकी सेकंड एपिसोड आएगी, मैंने आशिक कल्ब यार हस्तम की। वो जो नावल हमने कल स्टार्ट किया था, संडे को एपिसोड अपलोड की थी ना मैंने पहले। हाँ जी, तो वो नावल हम लोग पढ़ेंगे हर सैटरडे संडे, ठीक है। तो बाकी वीक में जैसे जैसे नावल आता है ना वैसे ही आएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं नावल मैंने आशिक कल्ब यार हस्तम, रिटन बाय अरीज शाह की सेकंड एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, सेकंड एपिसोड इसकी। मैंने कहा था अपनी बेटी को संभालो, इसे अकल दिखाओ, लेकिन नहीं, तुम ना एक अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही एक अच्छी माँ। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो दूसरी शादी करने वाला, और अगर इसने इस दफ़ा दूसरी शादी कर ली तो भूल जाओ कि वो तुम्हारी बेटी को कभी भी वापस इस घर में आने देगा। वो सिर्फ अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश के कितना एहतराम करता है। पहले तो हमने प्लानिंग करके ये झूठ बोला कि जायशा से इसकी शादी इसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश है, जिस पर इसने खामोशी से इससे शादी कर ली, और फिर इसकी हर गलती को माफ़ करते हुए 6 साल तक इसके साथ रिश्ते को निभाने की कोशिश करता रहा, और आखिर थक गया तुम्हारी बेटी की करतूतों की वजह से। अब मिल गया सुकून। अब इसका बाप जब इसे हिस्सा देगा ना, तुम्हारी बेटी के हाथ फूटी कोड़ी भी नहीं आएगी, और हमने जो इतनी लंबी प्लानिंग की हुई थी सब यही रह जाएगी। इसके जाने के बाद वलीद साहब का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि सिद्दीक़ा बेगम तो बस जायशा को फ़ोन करने की कोशिश में लगी हुई थी। बार बार फ़ोन करते हुए आखिर थक हार कर बैठ गई। इतनी दफ़ा कॉल करने के बावजूद भी जायशा ने एक दफ़ा भी फ़ोन उठाने की गलती नहीं की थी। वलीद प्लीज़ ऐसा ना कहें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। 6 साल से हमने इतनी प्लानिंग की है, इस तरह इस पर पानी नहीं फेरने देंगे। दावर की जायदाद में हम किसी और को शरीक नहीं होने देंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दावर की बातों से लग तो नहीं रहा कि इसने कोई लड़की पसंद किया। मुझे लग रहा है अभी इसने सिर्फ दूसरी शादी के बारे में सोचा है, और इतना बड़ा ऑफिसर है, कोई सीधा साधा तरीके से शादी तो करेगा ही नहीं। हम इससे पहले कोई हल निकाल लेंगे, बस एक बार जायशा फ़ोन उठा ले, वो इन्हें समझाते हुए कहने लगी। जबकि वलीद साहब तो किसी और ही सोच में थे। वो इन्हें जवाब देना या इनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। आओ दावर, मैं कब से तुम्हारे ही आने का इंतज़ार कर रहा था। इसने जैसे कमरे में कदम रखा, वो इसे देखकर कहने लगे। वो सल्यूट करता इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। तहान को कहाँ छोड़ आए हो? उसे तन्हा कमरे में आते देखकर वो इससे सवाल करने लगे। बाहिर है सर, मैं आपको कल वाली बात का जवाब देने आया हूँ। ये सच है कि मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, और मुझे मेरे बेटे के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर मैं एतबार कर सकूँ, और बेशक एतबार गैरों पर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने यही सोचा कि मैं दूसरी शादी करूँगा। जी सर, मैं आपकी भतीजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और ऐसा नहीं है सर कि मैं ये सिर्फ अपने बेटे के लिए करूँ। वो आपकी बेटी है, मेरे लिए आपकी तरह अहम होगी, और मेरी यही कोशिश होगी कि मेरी तरफ से इसे किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना मिले। बाकी आपने मुझ पर एतबार किया तो मैं आपका एतबार टूटने नहीं दूँगा। वो इन्हें देखते हुए उठ खड़ा हुआ था, जबकि इसकी बात से फ़ारूक साहब जैसे जी उठे थे। वो इसके साथ ही उठते हुए इसकी तरफ बढ़े और इसे अपने सीने से लगा लिया। आज वो कितने दिनों के बाद पुराने वाले अंदाज में वापस आए थे। इनकी खुशी इनके चेहरे से साफ झलक रही थी। थैंक यू सो मच बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी बेटी में कोई बुराई नहीं है, वो बहुत पाकीज़ा और बाकिरदार है, किसी और के नहीं। तुम मेरे लफ्ज़ों पर यकीन रखना। वो इसके दोनों हाथ थामते हुए बोले। दावर ने हाँ में सर हिला दिया, जबकि फ़ारूक साहब तो इतने खुश हो गए थे कि इन्होंने अभी की अभी मिठाई मंगवाई थी। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कांस्टेबल इब्रार दरवाजे पर खड़ा इजाज़त मांग रहा था। इसने सर के इशारे से अंदर आने के लिए इजाज़त दी तो वो अंदर आता हुआ इसे सल्यूट करता हुआ इसे देखने लगा। तुम गालबन कुछ कहने आए थे। वो एक नज़र इसे देखता लैपटॉप पर किसी मुजरिम की फ़ाइल पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। सर, आपकी शादी के बारे में सुना, खुशी हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कुछ बोलते बोलते रुक गया, तो इसने निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखा और इसे मज़ीद बोलने का इशारा किया। सर, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन जिस लड़की का रिश्ता आपके लिए आया ना, वो लड़की असल में अपने कज़न के साथ इन्वॉल्व थी, और एक रात अपने कज़न के कमरे में बहुत नाजेबा हालत में पाई गई थी। और ये बात मुझे इन्हीं के वॉचमैन ने बताई थी। इसने बताया था कि इस रात घर में बहुत शोर मचा था, और सारे मुलाजमीन इस जगह इकट्ठे हो गए थे, और इनके घर का वॉचमैन भी वहीं पर था। इस लड़की को बहुत मारा पीटा गया था, यहाँ तक कि इसका ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश की गई थी फ़ारूक साहब के बेटे के साथ, लेकिन फ़ारूक साहब के बेटे ने इसे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और घर छोड़कर चला गया। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि फ़ारूक साहब इस लड़की की जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में इनके बेटे ने इनके सामने ये शर्त रखी है कि जब तक ये लड़की इस घर से चली जाए वो वापस नहीं आएगा। सर, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए ये बात आप तक पहुंचाना अपना फ़र्ज़ समझा। यकीनन ये बातें आपको फ़ारूक साहब ने हरगिज़ नहीं बताई होंगी, क्योंकि वो अपने बेटे के करतूतों को छुपाना चाहते हैं। वरना एक ऐसी लड़की की शादी करना जो इतनी कम उम्र है, वो भी इतने कम वक्त में, कि आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि दावर खामोशी से लैपटॉप पर अपनी उंगलियां तेज़ी से चला रहा था। बहुत शुक्रिया इब्रार, तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया। थैंक यू सो मच। अब तुम जा सकते हो। वो एक नज़र इसे देखकर कहता वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया, तो इब्रार भी मज़ीद कुछ भी बोले वहाँ से निकल गया। इसके
दिमाग में इब्रार की बातें चल रही थी। वो इसी लड़की के बारे में सोच रहा था, क्या एक ऐसी लड़की से वो निकाह कर सकता था जो पहले से अपने कज़न के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर चुकी हो? क्या वो एक बदकिरदार लड़की के साथ ज़िंदगी गुजार सकता था? क्या एक ऐसी लड़की जिसने अपने बाप जैसे ताया की इज़्ज़त का भी ख्याल ना किया था, वो इसकी इज़्ज़त रख सकती थी? अगर इसे एक ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती तो ज़ायशा में क्या बुराई थी? वो भी तो अपनी इज़्ज़त ही बेचकर इसके साथ रहने की तमन्नाई थी। इसे अपने ताया का हर फैसला मंजूर था। वो जानती थी इसके ताया इसकी ज़िंदगी का हरगिज़ कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। इन्होंने इसके लिए एक शादीशुदा शख्स को चुना था जो एक बच्चे का बाप था, और इसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो जानते थे लेकिन इसके ताया अब्बू ने इसके के लिए जिससे बचना है वो किसी भी गैर शादीशुदा इंसान से बेहतर होगा। कल रात इसे अपने पास बुलाकर उन्होंने एक लिफाफा दिया था और इसे बताया था कि इसमें 2 तस्वीरें, एक इसके होने वाले शौहर की और इसके बेटे। इसे पूरा हक है अगर वो शादी से इनकार करना चाहती है तो कर दे। वो अपनी बेटी के लिए अपनी बीवी से लड़ेंगे, लेकिन अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन इसे कोई एतराज़ नहीं था। वो बस ये चाहती थी कि इसकी वजह से घर टूटा तो वापस जुड़ जाए, आसिम वापस घर आ जाए और अपने वालिदैन के साथ खुशी से रहे। इसका क्या, वो तो एक यतीम लड़की थी और यतीमों का भला कौन होता है। लेकिन इसके तायब्बू ने इसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया था। तायब्बू के बहुत सारे एहसानात थे इसकी ज़ात पर, और अब भी तो वहीं इसके लिए आसान रास्ता बना रहे थे। वो कब से लिफाफा अपने हाथों में रखे देख रही थी। इसने अब तक इस लिफाफे को खोला नहीं था क्योंकि इसे कोई इतराज़ ही नहीं था, तो लड़के को देखने या ना देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो उठकर लिफाफे को अलमारी में रखने लगी कि अचानक दोनों तस्वीरें लिफाफे से निकलकर ज़मीन बोस हो गई। इसने जल्दी से ज़मीन पर पड़ी उल्टी और एक सीधी तस्वीर को देखा। सीधी तस्वीर एक छोटे से बच्चे की थी जो बेतहाशा खूबसूरत था। इसने फ़ौरन इस तस्वीर को उठा लिया, जबकि दूसरी तस्वीर इसने फ़ौरन उठा ली थी, लेकिन इसका सारा ध्यान इस बच्चे की तस्वीर पर था। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा, ये तो बिल्कुल छोटा सा है। वो बच्चे की तस्वीर हाथ में पकड़े बस देखे जा रही थी। दूसरी तस्वीर की तरफ देखने का जैसे इसे होश ही नहीं था। इसे बच्चे शुरू से ही बहुत पसंद थे और इस बच्चे को देखकर तो इसे और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। गोल मटोल फूले गालों वाला वो सुर्ख और सफ़ेद बच्चा इसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस हो रहा था। आप कितने प्यारे हो, वो बेसाख्ता तस्वीर को चूमते बिल्कुल बचकाना अंदाज में खुश हुई थी। इसका नाम क्या होगा? बेड पर बैठे तस्वीर देखते हुए इसका नाम सोचने लगी। सौतेले रिश्तों के बारे में इसने सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन इस रिश्ते से वो वाकिफ़ ना थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि वक्त इसे इसी रिश्ते से मुतारिफ़ करवाने जा रहा है। दाबर बेटा, मैं क्या सोच रहा था कि तुम ऐसा करो, आज रात तुम मेरे घर आ जाओ डिनर के लिए। तहान को भी ले आना। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे, और अगर तुम दोनों को एक दूसरे से कोई बातचीत करनी हो तो वो भी कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शादी में जल्दी कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले अबरार यहाँ से गया, जब इन्हें अंदर दाखिल होते देखा अभी तक इनका दिमाग इस सोचों से नहीं निकला था। सर नहीं, किसी तरह का डिनर का इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत है। मुझे निकाह पर कोई एतराज़ नहीं, आप जब चाहें जहाँ चाहें बुलाकर निकाह करवा सकते हैं, लेकिन मैं निकाह सादगी से चाहता हूँ। मैं किसी तरह का शोर शराबा नहीं चाहता। मैं समझ सकता हूँ आपकी बेटी की ये पहली शादी है, इसकी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस सब चीज़ों से बहुत उकता चुका हूँ। मैं सादगी से निकाह करना चाहता हूँ और रुखसती और अब अगर मैंने आपकी बेटी से शादी के लिए हाँ कर दी तो देखने मिलने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती, क्योंकि हम दोनों की तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। इसने बहुत मुनासिब अल्फाज में इनकार करने की कोशिश की थी। हाँ दावर बेटा, ऐसा ही है। मैंने अपनी बेटी से कल रात इस बारे में पूछ लिया था। इसे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की तस्वीर दी थी इसे। मुझे नहीं पता इसे देखा कि नहीं देखा, लेकिन इसने कहा है कि इसे मेरा हर फैसला मंजूर है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो, और इसलिए आज तुम मेरे डिनर मेरे घर पर ही करोगे। वो इसे देखते हुए बोले तो इनके इस कदर इसरार पर कुछ भी ना कह सका। बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अपनी बेटी के बारे में। वो कहने को मेरी भतीजी है, लेकिन मेरा इसके साथ जो रिश्ता है वो बेटी वाला, और मेरा बेटा आसिम इसे सकी बहनों से ज़्यादा अजीज़ जानता है। लोगों ने मेरी बेटी के किरदार पर बहुत तीर चलाए, मेरे बेटे को जलील किया अपनी बहन के लिए। इस तरह के अल्फाज सुनकर मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसके वहाँ होने की वजह से ही कंजिश को दिन रात टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए वो इसकी ज़िंदगी से ही दूर चला गया, लेकिन क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। अपने नाम की तरह अपने नाम के साथ इसका नाम बदनाम होते हुए नहीं देख सकता था। मेरी बीवी को लगता है कि जब कंजिश इस घर से चली जाएगी तो इसका बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन इसने कहा है वो कभी वापस घर नहीं आना चाहता। वो घर में कभी कदम नहीं रखना चाहता जहाँ इसके और इसकी बहन के पाकीज़ा रिश्ते को बदनाम किया गया। एक वक्त पर मैं भी बह गया था। मैंने आसिम को मजबूर करने की कोशिश की वो मेरी बेटी की इज्जत की खातिर इससे निकाह कर ले, लेकिन वो अपनी बहन के साथ इस तरह का ताल्लुक़ कैसे जोड़ता है? इसने इसे अपने हाथों से पाला था, वो इसकी गुड़िया है। मैं जानता हूँ कंजिश के साथ इसका महरम रिश्ता नहीं था, लेकिन वो आसिम के लिए वो सगी बहन थी। लेकिन लोगों ने इस रिश्ते को इतना गंदा किया कि आज मुझे मजबूरन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। मेरी बेटी के किरदार पर दाग लगा हुआ है, और मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ये बात किसी और से पता न चले। और मैं इसकी शादी इतनी जल्दबाजी में इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि इब्रानी यहाँ आकर तुमसे क्या कहा होगा। वो इसे देखते हुए बोल रहे थे। सर, मैं इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहता। थोड़ी देर पहले जब इब्रान मेरे पास आया तो मेरी सोच बहुत अजीब थी। मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे करूँ जिसे अपने कज़न के साथ बदनाम किया जा रहा है।
थोड़ी देर पहले मैं आपकी बेटी के बारे में भी बहुत कुछ सोच रहा था, मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे, लेकिन फिर आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। मुझ में भी हज़ार कमियां हैं। मैं शादीशुदा मर्द, एक बच्चे का बाप हूँ, तो ये बात मैं समझ सकता हूँ कि मुझे दूसरी शादी के लिए कोई परफेक्ट लड़की नहीं मिलेगी। बाकी अगर मेरे दिमाग में कोई भी डाउट होता तो मैं शादी से इनकार कर देता, इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। वो इन्हें देखते हुए बोला, जबकि वो इसके अल्फाज को बहुत गौर से सुन रहे थे। यकीनन वो ये कह रहा था कि अगर वो शादीशुदा तो आपकी बेटी भी बदनाम है। हम दोनों बराबर हैं और शायद एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी है। शायद इसकी बातों का मतलब कुछ और था जो वो समझना नहीं चाहते थे। दावर, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और तुम्हें खुद इस बात का यकीन हो जाएगा। आज रात डिनर पर मैं तुम दोनों की मुलाकात करवाना चाहता हूँ, ताकि निकाह से पहले अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो हम ये बात यहीं ख़त्म कर देंगे। वो इसका कंधा थपथपाते हुए इसके कमरे से निकल गए थे, जबकि इनके जाने के बाद वो एक बार फिर से अपनी पुरानी सोच में जाने लगा। इसे अपने बेटे के लिए कदम उठाना था और वो जानता था कि वो परफेक्ट नहीं है और वो अपने लिए कोई परफेक्ट नहीं चाहता था। अरे सहरोश, अच्छा हुआ यार तुम मुझे मिल गई। प्लीज़ मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मुझे ज़रा बाहर अपने दोस्तों के साथ जाना है। जोया किचन में और मामा रूम में आराम कर रही हैं और मुलाजमा ठीक से करती नहीं। अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। वो हाथ में शर्ट लिए सीढ़ी से उतरता वह इसे रोक कर बोला, जी मुझे दे, मैं कर देती हूँ। वो फ़ौरन इसके हाथ से शर्ट ले चुकी थी और इस्त्री स्टैंड के करीब जाकर इसकी शर्ट प्रेस करने लगी, तो वो इसके साथ ही कुर्सी रख कर बैठ गया। शायद इसे जाने की जल्दी थी। एक बात पूछो, तुमसे बुरा तो नहीं बनाओगी ना? वो इसे काम करते देखकर अपनी तबीयत के मुताबिक बातें करने लगा। इसके साथ अभी तक इसकी बहुत कम बैठक हुई थी, बल्कि ना होने के बराबर। वो हमेशा अपने कामों में बिजी रहती थी और वो भी आजकल घर में कम ही रह रहा था, क्योंकि 2 दिन के बाद इसकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी, तो इसकी आज़ादी यूं ही नहीं ख़त्म हो जाती। जी ज़रूर पूछे, मैं हरगिज़ बुरा नहीं मनाऊंगी, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर जाबर कुर्सी से खड़ा होता हुआ इसके पास आ रुका। तुम इस दिन रो रही थी ना? मेरा मतलब तुम इतनी परेशान क्यों थी? यार रहील तुम्हारा मंगेतर है, इसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दोनों ने सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है, तो ऐसे में तुम्हारा इससे इतना ज़्यादा खौफजदा रहना, इसे इतना ज़्यादा खुद से दूर रखना ठीक नहीं लगता। आखिर अब तुम दोनों की शादी को वक्त ही कितना रह गया। तुम दोनों एक ही घर में रहते हुए, लेकिन इस तरह से रहते हो जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे पर्सनल में इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम इस दिन मुझसे नाराज़ हो गई थी। वो इसे देखते हुए बोला, तो सहरोश मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दरअसल मुझे आदत नहीं है और राहील के साथ मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, और फिर यूँ अचानक आपने मुझे इनके साथ भेजा तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो 2 मंगेतर क्या बात करेंगे। वो इसको देखते हुए जैसे बहाना बना रही थी। इसके इस तरह से कहने पर वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता अपनी शर्ट लेने लगा। थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरा काम कर दिया। वैसे तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। लगता है तुम्हें अपना ये देवर कुछ खास पसंद नहीं है। वो अब जैसे अपने मतलब की बात पर आया था और इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो न जाने क्या बोलने वाली थी जब अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी। ये लो, जोया मैडम का पिज़्ज़ा लगता है बन गया। वो कहका लगाकर हंसा और साथ ही कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए थे। अब आएगा मज़ा, तुमने मम्मा का फेवरेट सेट तोड़ दिया। वो किचन के दरवाजे पर खड़ा जोया की उड़ती हुई रंगत का मजाक उड़ा रहा था, जबकि वो इसके पीछे तकरीबन भागते हुए किचन के दरवाजे तक आई। क्या टूटा? कौन सी चीज़ के टूटने की आवाज़ आ रही है? आयशा बेगम किचन में कुछ टूटने की आवाज़ पर तेज़ी से आई थी। अपना सेट ज़मीन पर टुकड़े टुकड़े होते देखकर जोया को घूरने लगी, जिसके चेहरे की रंगत मुकम्मल उड़ चुकी थी, लेकिन आज मामा के जूते और इसका सर था। मामा, ये मैंने तोड़ा, ये तो शहर से गलती से, ये मैंने नहीं तोड़ा, ये तो शहर से गलती से टूट गया। वो जो सोच रही थी कि अब जोया की क्या हालत होगी, अपने सर पर इल्ज़ाम लगते देखकर बौखला कर रह गई। आयशा ने एक नज़र इसे देखा, जो खामोशी से खड़ी बहुत डरी सहमी सी लग रही थी। अरे बेटा घबराओ मत, कोई बात नहीं, हो जाता, एक डिनर सेट ही तो था, मुझे लगा जोया ने तोड़ा इसलिए से डांटने लग गई। तुम परेशान मत हो, गलती इंसान से ही होती है ना। वो आहिस्ता से इसका गाल थपथपाते हुए बोली, और वो खामोशी से खड़ी ने सुन रही थी। जाबर अपनी बहन के झूठ पर पहले तो इसे घूर कर रह गया और फिर इस लड़की को देखा जो अपने हक में बोल क्यों नहीं रही थी। मामा, आपका फेवरेट सेट, भाई मेरा पिज़्ज़ा बन गया, आप इसको देखो ना। वो जो अपने भाई को अपना जनाजा तैयार करते देख रही थी और इसका ध्यान बटाने लगी, जबकि मामा सहरोश को अपने साथ लेकर बाहर चली गई। तुमने झूठ क्यों बोला जोया? कितनी बुरी बात है, इस बेचारी पर इल्ज़ाम लगा दिया, इसका कोई कसूर भी नहीं था। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, कम से कम अपनी गलती को एक्सेप्ट किया करो। इसे जोया पर बहुत गुस्सा है। तो भाई मैं और क्या करती? आप देख नहीं रहे थे मामा कितनी खूनख्वार नज़रों से मुझे देख रही थी, और वो शहर को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि शहर वैसे भी इतने बुज़दिल और घर में ना है ना कि इसमें कोई कुछ भी नहीं कहता। आज इसने अपनी दोस्त को बचा लिया। और कौन सा मामा ने इसे डांटा या कुछ कहा है? आप तो बस ऐसे परेशान हो रहे हैं। अच्छा बाबा गुस्सा तो ना करें, माफ़ी मांग लूँगी मैं इससे, इसको सॉरी बोल दूँगी। वो भाई को नाराज़ देखकर मनाते हुए बोली, तो वो ना में सर हिलाते हुए किचन से निकल गया। इसे तो लड़की समझ में नहीं आ रही थी, अजीब किस्म की मखलूक थी। कभी इसे चिल्लाते हुए या ऊंची आवाज़ में बात करते इसने देखा ही नहीं था। इतने दिनों से वो इस घर पर था और मजाल है जो इस लड़की की मौजूदगी को उसने महसूस भी किया। लड़का कौन है, कहाँ का है, कुछ बताए तो सही। वो अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए इनसे सवाल करने लगी, जबकि वो कितने दिनों से इन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे, इस बार भी नज़रअंदाज करते हुए सख्त लहजे में गोया वे,
तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि लड़का कौन है, कहाँ का है, क्या करता है। बस तुम्हें मेरी बेटी को घर से निकालना था ना, तो वो जा रही है। अब सुकून से रहना तुम अपने इस घर में। इनके अंदाज से गुस्सा साफ छलक रहा था। इससे पहले कि वो कुछ भी जवाब देती, बाहर मुलाजिम ने आकर बताया कि मेहमान आ चुके हैं। और वो मुलाजिम की बात सुनते ही देरी से कमरे से बाहर निकले थे, जहाँ इसे सोफे पर बैठा था। इन्हें इसके हाथ में मौजूद वो नन्हा सा बच्चा नजर आया। वो खुशी से इसकी जानिब बढ़ रहे थे। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी बात का मान रखा। अभी तक मुझे लग रहा था कि कहीं तुम ना आए तो, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। वो इससे मिलते हुए कहने लगे और फिर इसके साथ ही सोफे पर बैठ गए। रुकैया बेगम इनके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकली थी। इन्हें देखकर दावर ने सलाम किया और वो सर से पैर तक इसका मुआयना करने लगी। इसे वो जानती थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले इन्होंने इसे देखा नहीं था। कई दफ़ा पार्टी में वो इससे पहले भी मिल चुकी थी और तब इन्हें ये लड़का बहुत पसंद भी आया था। और इन्हें याद पड़ता था कि इसके साथ एक प्यारी सी मॉडर्न लड़की भी थी जो गालबन इसकी बीवी हुआ करती थी। इसे देखते ही कहा वो बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। लेकिन ये लड़का क्या कंजी से शादी की खातिर आया था? इसकी पहली बीवी कहाँ गई? अरे बेटा, तुम अपनी बीवी को लेकर नहीं आए? ये यकीनन तुम्हारा बेटा हो गया। वो जो मेहमानों की आमद का सुनकर चाय और दीगर लवाजमात लेकर तायबू के कहने पर अंदर दाखिल हो रही थी, इसे देखते तायमी ने जहर आलूद लहजे में कहा तो उसके कदम वहीं रुक गए। मैं बीवी लेकर नहीं आया, लेकिन क्योंकि आपके घर से बीवी लेकर जाने का इरादा रखता हूँ। इनके लहजे और अंदाज को समझकर इसने भी मुस्कुराकर सुलगा देने वाला जवाब दिया था, जिस पर तायमी बोली तो कुछ नहीं, लेकिन फारूक साहब की घुरियाँ ने खामोश रहने की वार्निंग ज़रूर दी गई। इसने ट्रॉली अंदर लाते हुए सलाम किया तो दावर ने एक नज़र इसे देखा। वो नज़र झुकाए हुए अपने साथ लाए बर्तन टेबल पर रख रही थी। इसने चाय तैयार करके टेबल पर सामने रख दी और अब ताया के हुक्म के मुताबिक इसे यहीं पर रुकना था। लेकिन वह यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। इसे दावर के सामने आना भी बहुत अजीब सा लग रहा था। पता नहीं तायब ने इस आदमी को इसके बारे में कुछ बताया भी होगा या वो इसके बारे में कुछ जानता भी होगा या नहीं। वो बस इतना ही जानती थी कि तायब ने इसका रिश्ता इस आदमी से तय कर दिया और इसके नाम और प्रोफेशन के अलावा इसे कुछ भी नहीं पता था। बेटा, ये मेरी बेटी है। इसका नाम कंजिशा। बहुत छोटी सी थी जब इसके वालिदैन एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। तब से ये मेरे पास है। इसने मुझे कभी बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। वो इसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहने लगे तो दावर ज़रा सा मुस्कुराया। और कंजिश, ये है दावर हैदरी, मेरा सबसे काबिल ऑफिसर, जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना। दावर बेटा, तुम अगर कंजिश से अकेले में कोई बात करना चाहते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। उसे देखते हुए बोले, जिसने सिर्फ एक ही नज़र कंजिश को देखकर निगाहें फेर ली थी। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी बेटी मुझसे कुछ पूछना चाहती है तो मुझे एतराज़ नहीं। इसने इन्हें देखते हुए जवाब दिया तो इन्होंने एक नज़र कंजिश की तरफ देखा, जो कि फ़ौरन ही नाम में सर हिला गई। तायब ने इसकी परेशान सी सूरत देखकर इसे अंदर भेज दिया। वो फ़ौरन ही इनके पास से उठकर अंदर की जानिब चली गई। इस वक्त कितना नर्वस महसूस कर रही थी वो सिर्फ वही जानती थी। रिश्ते इस तरह से तो तय हरगिज़ नहीं होते थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अब कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। इसे बस इस बात का इंतज़ार था कि अब कौन सा नया इम्तिहान इसका इंतज़ार कर रहा था। पिछले 2 महीने से दिन रात तायम्मी और इसके रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर इसमें बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। अब वो बस इन सब चीज़ों से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई, लेकिन जाते जाते इसने मुलाजमा को कह दिया कि जब वो खाना लगाने लगे तो इसे बुला लें, क्योंकि तायबू ने कहा था कि डिनर के वक्त भी वो इनके साथ ही रहेगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की मर्ज़ी। वैसे मैं निकाह जल्दी चाहता हूँ। इस जुमे को मैं ये फरीज़ा सर अंजाम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरी बेटी अपने घर की हो। जब उसे देखते हुए बोले तो ताई अम्मी पहलू पर पहलू बदल कर रह गई। इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा था। ना तो फारूक साहब इनसे कोई बात कर रहे थे और ना ही दावर इस जुमले के बाद इनसे कुछ भी कहा था। वो यहाँ पर अपने आप को बेहद फालतू महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी इन्हें जानना तो था कि आखिर इनके घर में क्या होने वाला है। वो इन सब चीज़ों से इतनी अनजान नहीं रह सकती थी। आखिर कहीं ना कहीं इस शादी से इसके बेटे की वापसी की उम्मीद जुड़ी हुई थी। सर, मैंने कहा ना कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप जब चाहें जहाँ चाहें अपनी ख्वाहिश पूरे कर सकते हैं। मैं आपके तरफ से हुक्म का मुंतज़िर हूँ। मैं बस ये सब कुछ बहुत सादगी से चाहता हूँ। इसने एक बार फिर से अपनी पुरानी कही हुई बात दोहराई। सादगी से तुम्हारी क्या मुराद है बेटा? क्या तुम सादगी से शादी चाहते हो? अगर ऐसा तो ख़ानदान में हमारी तो नाक कट जाएगी। मेरा मतलब है, अगर हमने कंदिश को बचपन से लेकर जवानी तक पाला है, पूरे ख़ानदान में इनकी थू थू होगी कि लड़की को पाल सकते हैं, इसकी शादी बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल भी सादगी से शादी के हक़ में नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता। तायम्मी ने इस पर बीच में बोलना ज़रूरी समझा था। तुमसे किसी ने कुछ पूछा नहीं ना, तो तुम खामोश रहो। यहाँ मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला हो रहा है और मैं बेहतर जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। फारूक साहब का लहजा इतना तलख था कि वो शर्मिंदा होकर रहेगी। दावर के सामने वो इनकी इस तरह से इंसल्ट करेंगे, ये तो इन्होंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, आपकी बेटी की आप ही बेहतर फैसला करें, मेरा यहाँ भला क्या काम। इनके तलख लहजे को महसूस करके वो वहाँ से उठ गई। पहले दावर के सामने अपनी बहुत बेइज्जती करवा चुकी थी, इसलिए मज़ीद यहाँ रुककर वो अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकती थी। इनके जाते इनकी बातों का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जब अचानक ही तहान ने रोना शुरू कर दिया। वो इसे अपने गले से लगाए उठने लगा, क्योंकि बैठकर कोई इसे चुप नहीं करवा सकता था। अरे बेटा, इसे कंजिश के हवाले कर दो। शाकरात, जाओ तहान को यहाँ से ले जाकर कंजिश के पास छोड़ के आ जाओ। वो मुलाजमा को आवाज़ देते हुए कहने लगे, नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। इसने इनकार करते हुए कहा। वो अपने बेटे को किसी पर बोझ तो हरगिज़ नहीं बनने देना चाहता था और अभी तक तो इस लड़की के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, सिर्फ एक नज़र से देखा था।
दिखने में काफ़ी खूबसूरत और मासूम सी लगती थी, लेकिन वो इस अंदर से कैसी थी वो नहीं जानता था, और ऐसे में वो अपने बेटे को इसके हवाले करने से बहुत अजीब लगा। अरे बेटा, तुम ही तो संभालते आए हो, अब तक मेरी बेटी को भी तो मौका दो, आखिर पार किया तुमने। वो आहिस्ता से रोते नन्हे से वजूद को इसके बाजू से निकालने दिकर शाकरा के हवाले कर चुके थे, जबकि दूर तक तहान के रोने की आवाज़ से बेचैन करती रही थी। वो इनके पास बैठ गया, लेकिन इसका सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ था जो रोते हुए यहाँ से गया था। शाकरा वापस आ चुकी थी जब इसे थोड़ी देर के बाद इनके रोने की आवाज़ें आना बंद हो गई। इसने सुकून का सांस लिया। अरे ये बच्चा इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है शाकरा? वो जो किचन की तरफ आने वाली थी, शाकरा को बच्चा अपनी तरफ लाते देखकर इसे पूछने लगी, और अगले लम्हे इसने बड़ी एहतियात से इसके हाथ से तहान को ले लिया था। बीबी जी बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो बड़े साहब ने कहा कि मैं इसे आपके पास छोड़ूं, अब आपने इसे संभालना है, वो बच्चा इसके हवाले करते हुए बोली, जबकि इस नन्हे प्यारे से बच्चे को अपने हाथों में लिए वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे चुप कैसे करवाए। शाकरा, तुम्हारे तो 4 बच्चे हैं ना, तुम्हें पता है बच्चे खामोश कैसे होते हैं? मुझे थोड़ा सिखाओ, मैंने इतने छोटे बच्चे को कभी भी नहीं उठाया। वो परेशानी से इसे कहने लगी। अब तायाब ने इसे बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। बीबी जी, आप इसे अपने कंधे से लगाकर पीठ से हिलाएं, साथ साथ टहलाते जाएं, खामोश हो जाएगा। मैं किचन में जा रही हूँ, बहुत काम है। और बीबी जी, आपको इसके सर के पीछे हाथ लाजमी रखिएगा, क्योंकि बच्चा भी छोटा है ना, तो गर्दन पर वजन नहीं पड़ना चाहिए। वो उसका हाथ एहतियात से सीधा करते हुए इसकी गर्दन और सर के नीचे रख कर चुकी थी, और फिर फ़ौरन निकल गई थी, जबकि इसके कहने पर अमल करते वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ थपकते टहलने लगी थी। जब काफ़ी देर तक खामोश ना हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने भी लगी। इसे लोरी गाना हरगिज़ नहीं आता था, लेकिन गुनगुनाना इसका शौक़ था, जो वो अक्सर पूरी करती रहती थी, और इसका ये शौक़ इसके काम आ गया था, क्योंकि इसके कंधे से चिपका वो नन्हा सा वजूद मुँह में अंगूठा डाले खामोश हो चुका था। अरे वाह, आप तो चुप हो गए, अच्छा लगा मेरा गाना, चलो मैं आपको और गाना सुनाती हूँ। वो खुश होते हुए गुनगुनाने लगी, और वो यूं ही इसके कंधे से लगा, न जाने कब नींद की वादियों में उतर गया था। बच्चा चुप कराना वैसे बड़ा ही औखा काम है लेकिन मुझसे कर जाते हैं, मेरे साथ बच्चे बड़े अटैच हैं। जुबी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा ही रही थी तो कम से कम मुझे तो बता कर जाती। मैं इतना परेशान हो गई थी वहाँ यूनिवर्सिटी में। मुझे ये लग रहा था कि न जाने तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई हो। मैं पागलों की तरह तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी। ड्राइवर इन्हें लेने के लिए आया तो वो गाड़ी में बैठते हुए इससे कहने लगी, जिसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग पर गई थी, हर घर से यही बहाना बनाया कि वो यूनिवर्सिटी आई हुई है। सुबह वो इसके साथ ही आई थी, लेकिन जब वो अपनी क्लास की तरफ चली गई तो वो न जाने कब वो यूनिवर्सिटी से निकल कर अपने दोस्तों के साथ चली गई। और जब अपनी सारी क्लासेस लेकर इसके पास आई तो उसे पता चला कि जुबारिया तो यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, और इसकी अटेंडेंस भी नहीं लगी। इस बात ने इसे काफ़ी परेशान कर दिया। भला इसे ऐसे कैसे हो सकता था? वो सुबह इसके साथ आई थी तो अचानक कैसे कहीं जा सकती थी? और अब ड्राइवर के आने से कुछ देर पहले ही वो वापस आई थी, और इसे ये बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। इसे बताना तो इसने ज़रूरी नहीं समझा था। रिलैक्स मेरी जान, क्या हो गया? तुम्हें इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं है जितना तुम सोच रही हो। और अब घर में जाकर ढिंढोरा पीटना और ना किसी को बताने की ज़रूरत है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। वो एक नज़र से देखती हुई बाहर देखने लगी थी, जब ध्यान फ्रंट सीट की तरफ किया और वहाँ जावर को बैठे देखकर इसका मुंह खुल गया। जावर, आप हमें लेने के लिए आए? मुझे लगा ड्राइवर है। वो हैरानगी से इसे देखते हुए कहने लगी तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब इसे समझ में आया कि गाड़ी अब तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई। वो जल्दी से पिछली सीट से निकलती हुई फ्रंट सीट की तरफ आई थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मुझे लेने आने वाले हैं? वो इसे देखते हुए खुशगवार लहजे में कहने लगी, जबकि इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। मंगेतर साहिबा, अपना फ़ोन चेक करें, कितनी कॉल्स की हैं मैंने आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये बात पता क्यों नहीं चली। खैर, ड्राइवर मामा के साथ मसरूफ़ था तो मामा ने मुझे भेजा तुम दोनों को लाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी के नाम पर यहाँ कौन कौन से काम किए जाते हैं। तैयार हो जाओ, तुम्हारी शामत आने वाली, क्योंकि मैं घर में जाकर इश्तिहार ज़रूर लगाऊंगा, कोई और लगाए या ना लगाए। इसने एक नज़र पीछे बैठी सहरोश की तरफ देखते हुए कहा। सहरोश के तो चेहरे से हवाइयाँ ही उड़ गई, जैसे ये काम जुबारिया ने नहीं बल्कि इसने किया। हाँ तो बता दे, मैं कौन सी किसी से डरती हूँ? वो कंधे चुका कर बोली। इसे यकीन था कि ये बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अकेले में इसे लंबा सा लेक्चर ज़रूर देगा। इसकी बात बड़ी अच्छी थी, वो कभी भी इसकी इंसल्ट किसी तीसरे के सामने नहीं करता था, और जुबारिया इसकी होने वाली बीवी थी, इसकी इज्जत रखना इसका फ़र्ज़ था। और जुबारिया ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो इसे डांटेगा, ज़रूर डांटेगा, बल्कि बेइज्जती भी करेगा, लेकिन किसी के सामने किसी को कुछ नहीं कहेगा। इसके अंदाज पर नफ़ी में सर हिलाया, खामोशी से अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगा, जबकि पिछली सीट पर बैठी सहरोश बिना कुछ भी बोले बाहर देखने लगी। साहब जी, खाना लग गया, आप लोग आ जाएं। मुलाजिम ने आकर इन्हें इत्तला दी थी। मैं बड़ी बीबी जी और कंजिश पाजी को बुला कर लाती हूँ। वो इन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर खुद जाने लगी, जब अचानक फ़रूक साहब ने इसे रोक लिया। बड़ी बीबी का खाना इनके कमरे में लेकर जाओ, और कंजिश को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वो तहान के साथ मसरूफ़ है, वो खुद ही खाना खा लेगी। बाद में वो इसे बताकर दावर को बैठने का इशारा करने लगे। वो जानते थे कि वो दावर के सामने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही है, इससे कुछ पूछना है, ये बात करना इसके लिए बेहद मुश्किल था। वो अपना फ़ैसला पूरी तरह अपने तायाबू को दे चुकी थी,
तो वो अब इसे किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहते थे। वो बस ये चाहते थे वो एक बार दावर को देख ले। खाना पुरसकून माहौल में खाया गया और खाने के फ़ौरन बाद वो वापस आने का इरादा रखता था। इसी यहाँ तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका था। इसका यहाँ आने का इरादा नहीं था, लेकिन फ़ारूक साहब कितना फ़ोर्स करने पर वो मजबूर हो गया था। सर बहुत वक्त हो चुका है, मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। बाकी जुमा तक मैं अपनी तरफ से चंद गवाहान को लेके आ जाऊँगा, इसने पूछते हुए कहा था। हाँ बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं भी सारी तैयारी कर लूँगा। शाकरा बेटा जाओ तहान बाबा को ले आओ, दावर साहब को वापस जाना है। वो मुलाजमा को कहकर इसके साथ दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। बीबी जी बच्चा मुझे दे दीजिए, साहब जी को वापस जाना है। शाकरा ने कमरे में दाखिल होते हुए इससे कहा, जो कि बड़ी ही आराम से बेड पर आलती पालती मारे सोए हुए नन्हे से वजूद को अपने गोद में रखे बस निसार होने वाली निगाहों से देखे जा रही थी। इस बात में तो कोई शक नहीं कि बच्चे सारे प्यारे होते, लेकिन इस बच्चे को वो ज़रूर से ज़्यादा पसंद करने लगी थी। न जाने क्यों उसे वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बच्चे तो वैसे भी इसकी कमज़ोरी थे, लेकिन इस बच्चे के साथ इसका रिश्ता ही अलग सा बन गया था। इसका तो इसके चेहरे से नज़रें हटाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन शाकरा ने इसे वापस ले जाने का कहकर इसके दिल पर सितम ढाया था। इसने इसे घूर कर देखा तो वो हंसने लगी। बीबी जी जाने दे बच्चे को, इसका अब्बा इसका इंतज़ार कर रहा है, और वैसे भी अब तो आपको इसे संभालना है। आखिर 2 दिन के बाद आपका निकाह, और फिर आप होंगे और ये बच्चा होगा और इसका बाप भी। वैसे आपने साहब को देखा, कितने गबरू जवान लगते हैं माशाल्लाह से, आपके साथ इनकी जोड़ी खूब जचेगी। वो आहिस्ता से बच्चे को उठाते हुए इसे बता रही थी। नहीं, मैंने तो बस अपने ताहू को देखा है। वैसे मुझे तो नहीं पता कि इसके बाबा कैसे होंगे, लेकिन ये प्यारा है। कंदिश इसके दोनों गाल चूमते हुए मुस्कुराई थी। जी बीबी जी, इसमें तो कोई शक नहीं, बच्चा वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी माँ इसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी और फिर इसकी पैदाइश के कुछ दिन बाद इसे छोड़कर चलेगी। कैसी माँ हुई होगी वो, इस छोटे से बच्चे पर तरस नहीं आया? शाकरा उदासी से कहने लगी। लेकिन अल्लाह पाक बड़ा रहीम और करीम है बीबी जी, हो सकता है इसने दावर साहब को एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी देने के लिए और इस बच्चे को माँ की मोहब्बत देने के लिए आपको चुना। जो मोहब्बत इसकी माँ इसे नहीं दे सकी, वो मोहब्बत आप इसे देंगी। जो सुकून वो औरत दावर साहब को नहीं दे सकी, वो सुकून इनकी ज़िंदगी में लाएंगी आप। इस दुनिया में इस मालिक की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। मैं जानती हूँ आपके साथ जुल्म हुआ, एक शादीशुदा आदमी से एक बच्चे के बाप है, इसके साथ आपकी शादी करवाई जा रही है, जबकि आप बिल्कुल बेगुनाह हैं। मैं आपके किरदार की गवाही देती हूँ। अगर ये सब कुछ ना होता तो यकीनन इसकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में कोई शहज़ादा होता, लेकिन क्या गारंटी है कि वो इंसान भी ऐसा ही होता जैसा हम सोचते हैं। आज की दुनिया में कोई भी फरिश्ता नहीं है। अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ ना, तो इस बात का मुझे नहीं पता कि दावर साहब कैसे इंसान होंगे। दिखते अच्छे हैं, लेकिन इंसान के अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन आपके बारे में बस इतना जानती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे और प्यारे से दिल की मालिक हैं। आपकी तरफ से इस बच्चे के साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और यही चीज़ आपके शौहर के दिल में आपके लिए नरमी और मोहब्बत पैदा करेगी। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी, जबकि खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी। इसकी सारी बातें बिल्कुल सही थी। इंसान के अंदर का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और नसीब तो खुदा ने जोड़े होते हैं। हो सकता है इसका नसीब दावर के साथ ही लिखा हो। इसके नसीब में कोई शहज़ादा नहीं था, बल्कि एक मासूम से बच्चे का बाप था। इसके ताहू का बाप और वो ताहू की मामा। शाकरा के जाने के बाद वो आईने के सामने खड़ी मुसलसल इस बच्चे के बारे में सोचती रही, जिसका नाम तहान दावर हैदरी था, जो कुछ ही देर में इसका ताहू बन चुका था। अरे सहरोश बेटा, ये कपड़े राहील के कमरे में छोड़ो, मेरे घुटनों में तकलीफ है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जा रहा, वरना तुम्हें कभी नहीं कहती। और हाँ मेरी जान, मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन समझने की कोशिश करो। वो जो ऊपर की तरफ जा रही थी, पप्पो जान की आवाज़ पर रुककर इनसे कपड़े लेने लगी, लेकिन इनके सीरियस अंदाज पर कुछ परेशान भी हुई। बेटा, राहील तुम्हारा होने वाला शौहर है, वो कितनी बार मुझसे कह चुका है कि तुम इससे बात नहीं करती, इससे खिंची रहती हो। बहुत कम वक्त रह गया शादी में, एक ही घर में रहते हो तुम दोनों। तुम एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये सारी ज़िंदगी का सवाल है। इस तरह से एक दूसरे से दूर दूर खिंचे रहना ठीक नहीं है मेरे बच्चा, ये आगे जाकर तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ये नहीं कहती कि तुम इसके साथ आउटिंग पर जाओ, इसके साथ घूमो फिरो या अकेले में इसके साथ वक्त गुजारो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम्हारे तमाम घर वालों के साथ राहील बैठा हो, तो तुम वहाँ से जगह छोड़ कर ना चली जाया करो। ये सारी चीज़ें वो नोट करता है, इसे बुरा लगता है, इसे लगता है कि तुम इसे पसंद नहीं करती, इसलिए ऐसा करती हूँ। वो एक आदमी के लिए एक लड़की की नेचर को समझना बहुत मुश्किल होता है, वो भी तब जब लड़की के साथ बिल्कुल भी वक्त ना गुजरा हो। और आज शाम की बात ले लो, सब लोग टीवी लाउंज में बैठे थे, राहील के आते तुम उठकर अंदर चली गई। इस बात पर वो मुझसे ये सवाल करने लगा कि तुम इस शादी पर खुश हो क्या तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की जा रही है? राहील तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए इसने तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहा, वरना तुम्हारे तायब्बू तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहते थे। लेकिन इन लालची लोगों से तुम्हें दूर करने के लिए मैंने यही फैसला किया कि मैं तुम्हारी शादी राहील से करवा दूंगी। लेकिन बात मैंने राहील को बिल्कुल नहीं बताई थी, बल्कि खुद राहील ने मुझसे कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। इसने अपनी पसंद मुझसे शेयर की, तो मुझे लगा मेरे मन की मुराद भर आई है। मैंने इसकी मंगनी करने में एक सेकंड भी नहीं लगाया था। लेकिन अब इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम इसे पसंद नहीं करती। मर्द का दिमाग बहुत सारी चीज़ें सोच लेता है सहर, मैं नहीं जानती राहील के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हारे से नज़रअंदाज करना, खुद से दूर रहना इसे कुछ गलत सोचने पर मजबूर कर देगा, जो तुम्हारी और इसकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है।
राहील ऊपर कमरे में है, तुम जाओ ये कपड़े छोड़ो, वो प्यार से उसे समझाते हुए बोली थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो इन्हें नहीं बता सकती थी कि इसे राहील से नहीं बल्कि हर मर्द से डर लगता है। वो अपनी फैमिली में भी कभी किसी से नहीं मिलती थी सिवाय अपने बाबा के। वो किसी मर्द को जानती तक नहीं थी। इस घर में ज़्यादा मर्द तो नहीं थे, लेकिन ये चार इंसान इसे कन्फ्यूज़ कर देते थे। ज़मान और नुमान अंकल तो बिल्कुल इसे बेटियों की तरह ही ट्रीट करते थे। ज़ाबर इसे बहुत कम मुखातिब करता था, लेकिन राहील की नज़र खुद पर महसूस करके वो परेशान हो जाती थी। और फिर इस वक्त जब वो सारे लोगों के बीच में बैठी होती, राहील की नज़र बहुत अजीब सी लगती थी। और वो इसे शादी करने वाला था। बहुत कम वक्त रह गया था इन दोनों की शादी में। लेकिन इसके बावजूद भी राहील की नज़रें से कपकपाहट में मुब्तला कर देती थी। और शायद ये फितरी शर्म थी जो वो इससे महसूस करती थी, या कुछ और, लेकिन राहील की वजह से वो अक्सर परेशान हो जाया करती थी। वो आहिस्ता से कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दरवाज़ा खोलने लगी। इससे पहले कि राहील जवाब देता, वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। लेकिन सामने टेबल पर राहील को देखकर इसकी टांगें कांपने लगी। इसके हाथ से कपड़े छूटकर ज़मीन बूस हो चुके थे। इससे पहले कि राहील इसे पुकारता, वो देरी से कमरे से बाहर निकल गई थी। इसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो क्या कर रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। वो तेजी से नीचे की तरफ जाने वाली थी। इस वक्त डर के मारे इसका सारा जिस्म कांप रहा था। तेजी से भागते हुए वो सामने से आते वजूद से टकराई थी। सहरोश, क्या हो गया? तुम यूं भाग क्यों रही हो? और तुम कहाँ से रही हो यार? क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ सहरोश? क्या कुछ देखा तुमने वहाँ पर? मुझे थामते हुए इसे सवाल करने लगा। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। इसका यूं डरना घबराना इसे भी परेशान कर गया। वो वहाँ राहील कमरे में। हाँ बोलो, क्या हुआ राहील के कमरे में? बताओ मुझे, क्या हुआ राहील को? इसने इसके इस तरह खौफजदा होने पर इसे हौसला देता हुआ पूछने लगा। कुछ नहीं हुआ यार, मैंने सहर को पीछे से डरा दिया तो ये डरकर वहाँ से भागने लगी। अरे सहर, तुम भी ना, इतनी डरपोक हो कि हद नहीं। अच्छा आओ, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूँ। यार तुम्हारी तो हैरत गैर हो गई है। वो इसे कंधों से थामते इसे ज़बरदस्ती अपने साथ नीचे की तरफ ले जाने लगा, जबकि ज़ाबर वहीं खड़ा इन्हें जाता हुआ देख रहा था। सहरोश और राहील में ऐसा रिश्ता कब से बन गया, कब इसे डरा रहा था, इसे समझ नहीं आया। क्योंकि इसके मुताबिक तो सहर से बात भी नहीं करती थी, बल्कि हमेशा इसे दूर भागती थी। तो वो अब वो इसे डरा भी रहा था और मजाक भी कर रहा था। वो काफ़ी गहराई से इस बात को सोचता था। इसने काफ़ी गहराई से इस बात को सोचा था। फिर वो कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। सहर यार, इतनी ज़्यादा खौफजदा क्यों हो गई हो? क्या हो गया? इतनी नॉर्मल सी बात पर इतना ज़्यादा रिएक्शन? तुम तो बहुत ही डरपोक हो। तुमने मुझे भी डरा दिया यार। मुझे लगा तुम सब घर वालों के बीच ऐलान कर दोगी। शुक्र है मैं पहले तुम तक पहुंच गया। ज़रा सी बात है, और बेहतर है कि इस ज़रा सी बात हम दोनों के बीच में ही रहे। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। वैसे भी 1.5 हफ्ते बाद हमारी शादी होने वाली है, और हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का राज रखते हैं। मुझे यकीन है तुम मेरा ये राज किसी से शेयर नहीं करोगी। आखिर तुम मेरा लिबास बनने जा रही हो। मेरी इज्जत रखना तुम पर फ़र्ज़ है। और फिक्र मत करो, मुझे आदत नहीं है। बस मैं कभी कभी ट्राई करता रहता हूँ एडवेंचर के लिए, ड्रग्स ले रहे सी। और देखो, मुझे नशा भी नहीं चढ़ा। शादी के बाद मैं छोड़ दूंगा ये सब कुछ, और मैं तो बस अपने दोस्तों के कहने पर कभी कभार ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन वादा करता हूँ कि आइंदा नहीं करूँगा। घर पर तो हरगिज़ नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसे इसके कमरे के दरवाजे तक छोड़ने आता। नहीं राहील, ये सब कुछ ठीक नहीं है। ये बहुत बुरी आदत है। इससे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। आप प्लीज़ ये छोड़ दें, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। आप संभल जाएँ, ये आदत कभी नहीं छूटती। मुझे समझा रही थी। थोड़ी देर पहले इसके कमरे में जो मंजर इसने देखा था, बस इसे सच में खौफजदा कर गया था। वो शीशे के टेबल पर सफ़ेद पाउडर रखे अपना चेहरा टेबल पर रगड़ते हुए इसे अपनी नाक से खींच रहा था। इसके अंदाज ने इसे खौफजदा कर दिया था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा सहर। मैं वादा करता हूँ ना, मैं आइंदा कभी नहीं लूँगा। मैं खुद जस्ट ट्राई कर रहा था। मैंने बस 1-2 दफ़ा ही लिया। दोस्तों के बीच थोड़ा शो ऑफ करने के लिए करता हूँ, वरना मुझे आदत नहीं है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लो, अगर मुझे आदत होती तो क्या ज़ाबर को पता नहीं चलता? वो तो दिन रात मुजरिमों के बीच उठता बैठता है। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेता है। खैर भूल जाओ इन सब बातों को। तुम जाओ आराम करो, बहुत वक्त हो गया। घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी को ये बात पता चले। वो प्यार से इसे कहता इसे छोड़कर वापस कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक कमरे में आकर आज सहर ने वाकई ही इसके होश उड़ा दिए थे। जिस तरह से वो कमरे से भाग गई थी, इसे यही लगा कि वो पूरे घर में ये बात नशर कर देगी। लेकिन शुक्र है वो पहले पहले इस तक पहुंच गया, वरना और किसी को ना सही लेकिन ज़ाबर को अब तक ये बात पता चल चुकी होती। और अपने काम को लेकर वो कितना सिंसियर था, वो इससे बेहतर कौन जानता था। इसे यकीन था कि ज़ाबर ये बात जानकर इसे एक लम्हे में जेल की चारदीवारी के पीछे फेंक आएगा, ये सोचे बिना कि वो उसके सगे चचा का बेटा है। बंदा भी यही है। यार अगर आप बाहर वालों की बुरी हरकत पे उसको पकड़ रहे हो तो घर वालों को भी इज्जत देने का कोई तुक नहीं बनती। निकाह की रस्म बहुत सादगी से अदा की जा रही थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। बीच में जाली का एक पर्दा था। चंद गवाहान की मौजूदगी में रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। सब लोग खाना खाने जा चुके थे। अब इसने निगाह उठाकर सामने देखा जो अपने बेटे को संभाल रहा था। जाली के पर्दे में दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। वो सिर्फ इसे पीछे से देख पा रही थी। इसके नाम से इस शख्स का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया था। तायमी इसके पास ही बैठी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो आने वाले चंद मेहमानों से बातचीत करने में मसरूफ़ थी। लेकिन उन्होंने इन चंद लोगों के बीच इस बात को मोहब्बत की शादी का रंग दे दिया था। इनका कहना था कि कंजिश ने खुद अपने लिए एक शादीशुदा आदमी को पसंद किया जो एक बच्चे का बाप है।
इसके साथ इन्होंने ये बात भी सब में नशर कर दी कि अभी तक दावर ने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दी, वो किसी पर सौतन पड़ने जा रही है। ये बात सबको हैरान कर गई थी। लेकिन इससे ज़्यादा हैरानगी की बात यह थी कि आखिर फ़ारूक साहब अपनी भतीजी की शादी एक ऐसे आदमी के साथ क्यों कर रहे हैं। लेकिन ताई अम्मी ने इस बात को भी ये कहकर टाल दिया कि जैसे बेटी की मर्ज़ी, वो बस वही कर रहे हैं जो कंजिश ने कहा, वो कंजिश की किसी ख्वाहिश को टाल नहीं सकते। ताई अम्मी ने बंदा छितर फेरे पड़ के। ताई अम्मी ने तो बहुत होशियारी से ये सारी बातें फैलाई थी, लेकिन फिर भी वो लोग फ़ारूक साहब के पास आकर रुके तो इन्हें बता ही दिया कि इन्हें क्या बातें पता चली हैं। वो इन सब की बातों पर कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इन्होंने अपनी बेगम से बस इतना ही कहा कि वो मज़ीद यहाँ रुककर इस महफिल का माहौल ख़राब ना करें। वो इनके सख्त और सर्द अंदाज पर अपनी साड़ी संभालती वहाँ से चली गई। इन्हें भी कौन सा कोई शौक़ था वहाँ रुकने का, बस रंग च भंग पान का शौक़ सी, अपने मर्जी दे फजीते करने का शौक़ था, वो अपने पूरे कर लेते थे। हुण दफ़ा हो ला चबल जी। अस्सलाम वालेकुम डैड, आप आ गए। आई मिस यू सो मच। जमान साहब आज पूरे 1 माह के बाद इटली से लौट कर आए थे। वो किसी बिज़नेस वर्क के सिलसिले में कुछ टाइम से इटली में थे। आज इनकी वापसी हुई थी और सभी इनकी वापसी पर बेहद खुश थे। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। हाँ बेटा, आना तो मुझे था ही, अपने बच्चों के बिना सुकून कहाँ मिलता है मुझे। जावर और जोया को अपने साथ लगाए वो अंदर आए थे, जबकि इनका प्यार का ये मोहब्बत का ये प्यारा मंजर देखकर सहरोश मुस्कुरा दी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद लॉन में अच्छा खासा माहौल बन गया। वो सब लोग ही वहाँ बैठे बातों में मसरूफ़ थे। अब मैं जावर की शादी करना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया, अब और लेट नहीं करेंगे। 28 साल का होने वाला है, अब इसका कोई बहाना नहीं चलना। क्या कहते हो अदनान? मैं तो सोच रहा हूँ कि राहील के साथ साथ इसकी भी शादी कर देते हैं। बहुत हो गया, मज़ीद से छूट देने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। क्या कहते हो तुम? वो अदनान साहब को देखते हुए कहने लगे तो अदनान साहब इनकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करने लगे। जी भाई साहब, जैसा आप मुनासिब समझे, हम तो वैसे भी आपकी तरफ से जवाब के मुंतज़िर हैं। आप जब भी कहें, आपका हुक्म सर आंखों पर। अदनान साहब इन्हें देखते हुए बोले थे। डैड प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाए ना, तकरीबन 6 महीने रुक जाए, मैं ज़रा अपना काम समझ लूँ। आप जानते हैं मैं 2 साल के बाद नहीं आया हूँ, मुझे अभी कराची की कुछ भी समझ नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दें ना, ताकि मैं अपने काम को ठीक से हैंडल कर सकूँ, और फिर मैं शादी भी कर लूँगा। मैं अभी कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता, और ज़ुबी तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसकी तो शॉपिंग ही नहीं होती। इसने हंसते हुए ज़ुबारिया को छेड़ा, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। कोई ज़रूरत नहीं है तायबू, मैं तो कहती हूँ कि आप इन्हें मेरे हवाले कर दें, मैं खुद इन जनाब को सेट कर दूँगी। ज़ुबारिया तायबू के पास बैठी इनसे कहने लगी। बड़ी बगैरत था ज़ुबारिया बाजी। ज़ुबारिया शादी ब्याह के मामले में इस तरह ज़ुबान नहीं चलाते। अम्मी जान ने ज़रा सख्त लहजे में से समझाया तो वो कंधे उचका कर रह गई। बेइज्जती तो बड़ी हुई है, लेकिन लगी फेर नहीं ज़ुबारिया बीबी ने। कम मौन अम्मी जान, ये मेरी शादी की बात हो रही है और आप चाहती है कि मैं सरोश की तरह मुंह बंद करके बैठ जाऊँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हाँ देख रहे, मैं कैसे ना लगनी नहीं। मुझे मेरी शादी की हर चीज़ अपनी पसंद के मुताबिक चाहिए। और हाँ, अब भाई की शादी के साथ हरगिज़ नहीं करूँगी शादी। मैं अपनी वेडिंग बहुत स्पेशल रखना चाहती हूँ। फिर से रोशन भाई की शादी के टाइम पर तो हम 2 दुल्हनें होंगी, तो मैं स्पेशल नहीं रहूँगी। मैं अपनी शादी का दिन किसी से शेयर नहीं कर सकती, चाहे आप इसकी शादी 1 हफ्ते बाद हमारी शादी करा दें। ज़ुबारिया ने तायबू को देखते हुए कहा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा हाँ में सर हिलाया, जिस पर जावर फिर बाप को देखने लगा। ज़ुबारिया यार तुम ज़रा खामोश रहो, मुझे डैड को मनाने दो, मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें 6 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं नहीं चाहता कि शादी की वजह से मेरा काम डिस्टर्ब हो, और अभी मुझे वक्त चाहिए हर चीज़ को समझने के लिए। वो उसे घूरते हुए बोला था। बेटा जी तुम्हें और कितना वक्त चाहिए? दावर की शादी के 6 साल हो चुके हैं और अब माशाल्लाह से इसका एक बेटा भी, और तुम। ज़मान साहब के अचानक बोलने पर इसके चेहरे की सारी रौनक फ़क होगी, जबकि इसके चेहरे के बदलते तासुरात देखकर इन्होंने भी अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे करें, वो कहकर तेजी से इनके करीब से उठकर अंदर चला गया। जबकि ज़मान साहब को एहसास हो गया कि इन्हें जावर के सामने दावर का नाम हरगिज़ नहीं लेना चाहिए था। जावर जेलस होता दावर से। सह मेहमान रुखसत हो चुके थे, इसके साथ आए गवाहान भी जा चुके थे, जबकि खाने के बाद इन्होंने थोड़ी देर के लिए इसे रोक लिया था ताकि वो अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजार सके। दावर ने जहेज़ में कुछ भी देने से मना कर दिया था। बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ इसे कंजिश का ज़रूरी सामान ले जाने के लिए मना पाए थे। अपनी बेटी को रुखसत करते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इसकी वजह ये थी कि वो यहाँ बिल्कुल अकेले थे, चंद एक नौकरों के अलावा कोई भी नहीं था। दरवाजे पर इनके साथ इनकी बेटी को रुखसत कर रहा था। बेटा तुम मुनासिब समझो तो मेरी गाड़ी में से ले जाओ, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होगा। इन्होंने इस कुछ सोचते हुए इससे कहा, लेकिन दावर ने नाम में सर हिलाया। सर ये चंद मुश्किलात मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगी, और आपको पता है मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे उम्मीद है आप दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे। आप परेशान मत हो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इनके हाथ जोड़ने पर वो इनके सीने से लगते हुए बोला।
मुझे तुम पर यकीन है बेटा, और तुम्हारी खुददारी पर मुझे तुम पर फ़ख्र होता है। तुम सब समझते हो, सब संभालोगे। मैंने अपनी बेटी को अल्लाह के अमान में दिया। जाओ बेटा अपना घर संभालो। मोहब्बत से इसका माथा चूमते हुए कहने लगे तो वो आहिस्ता से अपने बेटे को गोद में उठाए वहाँ से बाहर निकल रहा था। इसने बहुत आम सा सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था, जबकि बिल्कुल ऐसे ही लिबास में वो इसका नन्हा सा शहजादा भी था। जबकि वो सादगी के बावजूद भी अच्छा खासा भारी शरारा पहने हुए थी, जिसमें बाहर तक आना इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। न जाने गाड़ी कहाँ खड़ी थी। ये इस पर जाएंगे हम? क्या आप गाड़ी लेकर नहीं आए? वो जो कब से खामोश इसके पीछे चल रही थी, इसे बाइक की तरफ बढ़ता देखकर परेशानी से कहने लगी कि ऐसे दुल्हन बनाकर बाइक पर इसे अपने साथ ले जाकर जाने वाला था। अपने ज़ाती कामों के लिए मैं सरकारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता, वो तहान को इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। इसने फ़ौरन ही इसके नन्हे से वजूद को अपनी बाहों में भरा था। लेकिन हम इस पर कैसे जाएंगे? हम तायबू की गाड़ी पर चलते हैं, मुझे देखते हुए परेशानी से कहने लगी। कुछ शर्म और कुछ अंधेरे की वजह से वो अभी तक इसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैं किसी का एहसान नहीं लेता। वो बाइक निकाल कर इसके सामने करते हुए सवार हो चुका था। दहान को मुझे दे दो, इसे मुश्किल से बाइक पर सवार होते देखकर इसने कहा। नहीं, मैं संभाल लूँगी। आप बाइक चलाते हुए इसे कैसे पकड़ेंगे? वो परेशानी से बोली। मुझे आदत है, इसने ज़रा तेज़ लहजे में कहा। तो फिर आदत बदल लें, क्योंकि ताहू तो अपनी मामा के साथ पास ही रहेगा। आप ये चीज़ें अपनी जेब में डाल लें प्लीज़। ये ना हो कि ताहू को चुप जाए। वो अपनी अंगूठी और ब्रेसलेट इसके हवाले करते हुए कहने लगी। जबकि इसका हुक्म इसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो क्या करता? अब बीवी कैसे चोंच लेते, इसे उठाने ही थे। अगर किसी को बुरा न लगे तो क्या मैं इस कमरे में आ सकता हूँ? बाबा कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए इजाज़त मांग रहे थे। इन्हें देखकर मुस्कुराया और अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे चुका था। बाबा आप इजाज़त क्यों मांगे? आप जब चाहे इस कमरे में आ सकते हैं। वो इनके पास बैठते हुए कहने लगा। हाँ आ तो सकता हूँ, लेकिन नाराज़ बेटे के कमरे में आने से पहले थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अब बेटा जवान हो गया, कहीं गुस्से में मुझे ही डांट ही ना दे। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी हंस दिया। अभी तक इतना बड़ा भी नहीं हुआ डैड। खैर आप यहाँ आए, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके पास। और आपको किसने कहा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? वो इन्हें देखते हुए सवाल करने लगा। तुम्हारे अंदाज ने और तुम्हारी आंखों में छुपे गुस्से ने, तुम्हें पता है तुम अपना आप मुझसे छुपा नहीं सकते जावर। मैंने दावर का नाम लिया इसलिए तुम वहाँ से उठकर अंदर आ गए और फिर मुझसे खफा भी हो गए, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं करोगे। तुम्हें मेरे दावर का नाम लेना बुरा लगा ना? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगे तो इसने मुस्कुराकर नाम में सर हिलाया। मुझे इसका नाम बुरा नहीं लगता डैड, मुझे वो शख्स बुरा लगता है। खासकर तब जब आप मुझे इसकी मिसालें देते हैं ना, तब मुझे वो बहुत बुरा लगता है। और मैं जानता हूँ अब भी आप इसी के बारे में बातें करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन मुझे इस शख्स के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे इस इंसान से नफरत है। पता नहीं यार क्या हो गया, गले में खराश सी हो गई है। अच्छा, मुझे इस इंसान से नफरत है जो मेरे बाप से तमीज़ से बात नहीं करता, जो मेरे बाप की इज्जत की नज़र से नहीं देखता। जो मेरे बाप से नफरत करता है, मैं इससे नफरत करता हूँ। आप हार क्यों नहीं जानते डैड? इसकी नफरत के सामने आप छोड़ क्यों नहीं देते इसका पीछा? आखिर कब तक इसकी मिन्नतें करेंगे? कब तक इसके सामने जलील होते रहेंगे? कब तक झुकते रहेंगे इसके सामने? वो जज्बाती होने लगा था। कैसे हार जाऊँ जावर? दावर औलाद है मेरी, मेरा पहला बच्चा है तुम्हारी तरह, वो भी मेरे लिए बहुत ख़ास है। वो मेरी तरह नहीं है डैड, वो मुझसे ज़्यादा आपके लिए अजीज़ है। तभी तो मेरी मोहब्बत आपको नज़र नहीं आती। यार पता नहीं क्या गले में हो गया, मनहूस मारा। मुझे लगता है जो आज आइसक्रीम खाई थी ना उसका असर है। कि मैं पापा को नहीं बताया मैं जाके आइसक्रीम खा के आई हूँ। आप लोग भी नहीं बताइएगा। आप लोग बता ही नहीं सकते। अच्छा चलें, क्या मैं और जोया आपके लिए काफ़ी नहीं है? वो इन्हें देखता जज्बाती होने लगा। लेकिन अब समान साहब इसे क्या बताते कि औलाद तो औलाद होती है, कोई ज़्यादा ये कम नहीं होते। लेकिन ये बात वो इसे नहीं समझा सकते थे। नहीं जावर, तुम दोनों मेरे लिए काफ़ी नहीं हो। मैं बहुत लालची इंसान हूँ, मुझे मेरे तीनों बच्चे चाहिए। मुझे देखते हुए करब से बोले तो वो लाजवाब हो गया। शायद वो जज्बात में गलत बोल गया था। एक बाप को अपने बेटे की मोहब्बत ना करने का नहीं कह सकता था। हाँ ये सच था कि वो दावर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह ये थी कि वो हमेशा से इनसे दूर था, इनसे नफरत का दावेदार था। तुम वहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। वो घर के अंदर दाखिल होते हुए लाइट्स ऑन करता है इसे देखने लगा, जो अब तक दरवाजे के पास खड़ी थी। ये तो इसे घर में बता दिया गया था कि इसे वहाँ वेलकम करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन इसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी वीरानी होगी यहाँ। वो जानती थी कि इस घर में बिल्कुल अकेले रहना है, लेकिन फिर भी इसे कुछ उम्मीद थी कि आखिर वो दुल्हन बनकर यहाँ आई थी। घर से निकलने से पहले इसे तायाबू ने बता दिया था कि इसकी आगे की ज़िंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन वो अपनी सोचों में गुम थी। जब इसने इसे पुकारा, आ जाओ अंदर, तुम्हें घर दिखा देता हूँ। ये इधर एक्स्ट्रा बेडरूम है, वो साथ में गेस्ट रूम है, और इसके अलावा इधर किचन और स्टोर। मेरा बेडरूम ऊपर है, ऊपर बस एक ही कमरा है, बाकी तुम देख लो। इसके अंदर आ जाने पर वो दरवाज़ा बंद करते हुए बता रहा था। छोटा सा घर था जिसको बहुत ही अनाड़ी तरीके से सजाया गया था। इसे गेस्ट रूम और एक्स्ट्रा बेडरूम दोनों कमरों की सेटिंग्स पसंद नहीं आई थी, क्योंकि एक्स्ट्रा बेडरूम का एक दरवाज़ा बाहर गली की तरफ खुलता था, जो यकीनन इसके हिसाब से गेस्ट रूम होना चाहिए था। खैर अब वो इस घर में मेहमान बनकर तो आई नहीं थी, तो इसे अपने हिसाब से सेटिंग कर ही लेनी थी, क्योंकि ये छोटा सा घर इसका अपना घर था।
जो इसके शौहर की खुददारी और मेहनत की कमाई था। इसने तो उसका चप्पा चप्पा अपने हाथ से सजाना था। इसकी सोच बिल्कुल आम लड़कियों जैसी थी, वही जो एक आम से इंसान से शादी करके एक आम से घर में आती हैं। वो जानती थी कि इसके ससुराली रिश्तेदारों में कोई भी नहीं है। तायब्बू ने इतना ही बताया कि वो बिल्कुल अकेला तन्हा रहता है, इसके साथ कोई भी नहीं है सिवाय इसके बेटे के। अरे आप ऊपर कहाँ जा रहे हैं? मेरा सामान तो साथ लेकर जाएं। मैं इतना भारी सामान ऊपर कैसे लेकर आऊँगी? वो जो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहा था, इसके हुक्म पर ठंडी आह भर के रह गया। जैसे कंदिश बड़े हुक्म चल रहे हैं, बेचारा दावर मासूम आदमी मान भी रहा। तायम्मी कल इत्तेफाक से इसके कमरे में आ गई थी और इसके इस कमरे में आने का मकसद ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना था। इन्होंने इसे ये बताया कि वो पहले शादीशुदा और शादी की वजह सिर्फ इसका बेटा है, तो इसके नखरे बिल्कुल नहीं उठाएगा और ना ही वो अपने दिल में इसकी शादी के कोई चौचले रखता है। इसका मकसद सिर्फ इसके बेटे की परवरिश है और अगर वो ये सोच रही है कि वो इसे शहजादी बना कर रखे तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दे। वो तो निकाह से पहले इन तमाम सोचों को अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। वो जानती थी इसकी शादी बेहतर नॉर्मल सी होगी, इसकी ज़िंदगी बेहतर नॉर्मल सी होगी। इसका शौहर जो रोज़ थका हारा घर वापस आएगा और इसके बच्चे की खिदमतें करना इसका काम होगा। लेकिन जो भी था, इसे यकीन था कि वो बेशक कामयाब लड़कियों की तरह ज़िंदगी ना गुजार सके, लेकिन एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी की तरह वो एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बनेगी। इसलिए आज वो अपनी पुरानी ज़िंदगी बहुत पीछे छोड़ आई थी। आज से इसने एक नया सफ़र शुरू किया था। दावर बिना कुछ बोले वापस नीचे आया और इसका सूटकेस उठाकर ऊपर की तरफ चला गया। अरे ताहू जानू, आप जाग गए? अच्छा हुआ जो आप जाग गए। ताहू की मामा को ताहू बेबी से बहुत सारी बातें करनी है। मुझसे उठाए आहिस्ता आहिस्ता अपना शरारा संभालते सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जबकि इसके हाथों में छोटा सा वजूद इसे मायूस कर गया, क्योंकि वो ज़रा सी आंखें खोलता दोबारा इसके सीने में मुंह छुपाता सो चुका था। ताहू जानू, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या ऐसे भी कोई करता है अपनी मामा के साथ? ये तो बिल्कुल आपने गंदे बेबी वाला काम किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आपने आज बहुत काम किया, थक गए होगे ना। खैर, बाइक तो आप अपने सर पर उठा कर लेके आए हो। इतना तो हक बनता है मेरे बच्चे का। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलते हुए बोल रही थी, जबकि इसकी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी दावर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसकी बातें बाइक पर भी हल्की हल्की आवाज़ में जा रही थी। वैसे तो वो बाइक पर भी सोते हुए आया था, लेकिन इसके बावजूद इसकी मामा की बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। दावर ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था कि ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा बातूनी है। इसने सामान लाकर कमरे में रख दिया, जबकि कमरे का जायज़ा लेती बेड पर बैठ गई थी। वो शावर लेकर बाहर निकला तो उसे अलमारी में सर्दी हुए पाया। शायद वो अपना सामान अलमारी में सेट कर रही थी। इसके आते वो भी अपना आरामदेह ड्रेस निकाल दी। फ्रेश होने की नीयत से शायद इसका इंतज़ार कर रही थी। मैं पूछना चाहती थी, मैं चेंज कर लूँ? इसके बाहर आते इसने पहला सवाल किया था। वो आईने के सामने खड़ा अपने गीले बालों को सुखा रहा था जब इसे इसकी आवाज़ आई। तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? अगर तुम चेंज करना चाहती हो तो कर लो, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? वो उसे देखते हुए कहने लगा। इसका इजाज़त मांगने से कुछ अजीब सा लगा। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि कहीं आपको बुरा ना लगे, इसने जल्दी से कहा था। मुझे बुरा क्यों लगेगा? ओ अच्छा, हाँ तुम चेंज कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पहले तो वो इसके अंदाज़ पर हैरान हुआ, वो इससे इजाज़त क्यों मांग रही है। लेकिन इसकी बात का मतलब समझकर वो अपने सर पर हाथ मार कर रह गया। वो इसकी दुल्हन थी, आखिर वो अपना दुल्हनी रूप बदल रही थी, तो यकीनन इसके लिए वो इसकी इजाज़त की तलबगार थी। इसके लिए शादी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इसके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल शादी थी। इसके वॉशरूम की तरफ जाते हुए बेड पर आ गए, जहाँ वो तहान का लिबास चेंज कर चुकी थी और इस वक्त वो एक आरामदेह लिबास में मज़े से बाजू और टांगे खोले हुए अपनी नींद पूरी कर रहा था। इसके अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुराते हुए इसका माथा चूमने लगा। यार तू वैसे भी बहुत थक गया है, मुझे भी यही लगता है कि तू बाइक सर पर उठा कर लाया। ताहू की मामा सही कहती है। वो मुस्कुराते हुए तकिए पर सर रख चुका था। पता नहीं लड़की ये सिर्फ इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए इसके बच्चे को अहमियत दे रही थी या सच में वो इसमें इंटरेस्ट ले रही थी। लेकिन जो भी था, इसका अंदाजे से अच्छा लग रहा था। अगर वो ऐसे इसके बेटे की केयर करती है तो यकीनन इसका ये फैसला बिल्कुल सही साबित होगा। आप सो रहे हैं क्या? वो वापस आई तो इसे आंखों पर बाजू रखे देखा। इसके पुकारने पर इसने बाजू हटाकर इसे देखा तो वह सफ़ेद रंग के सादा से लिबास में भीगे बालों के साथ इस सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। हाँ, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, एक केस पर काम कर रहा हूँ, इसी की वजह से मुझे जल्दी ऑफिस पहुँचना होगा। तुम भी आराम करो। 1-1.5 हफ्ते में मैं एक वलीमा पार्टी करूँगा जिसमें मेरे कुछ जानने वाले होंगे। इंशाल्लाह तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा और अपने आगे के रिश्ते के बारे में हम इसके बाद ही सोचेंगे। तब तक तुम भी इस घर में एडजस्ट हो जाओगी और हमारे रिश्ते को भी समझ जाओगी। वो नॉर्मल से अंदाज में कह रहा था, जबकि इसकी बात सुनने के बाद वो कुछ पुरसुकून सी हो गई थी। वो इसे अपने और इसके रिश्ते को समझने के लिए वक्त दे रहा था। ये इसके लिए कुछ छोटी सी बात नहीं थी। इसका डर कम होने लगा। वो जो कब से ये सोच रही थी कि रूम में वो इसके पास आएगा। इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि वो इसका शौहर है। तायब्बू ने बताया था कि वो इसे सारी बात मुकम्मल बता चुके हैं और वो इसके बारे में सब कुछ जानता है। इसे इस बात की परेशानी नहीं थी कि कल को इसे आसिम के बारे में कुछ पता चलेगा तो इसकी ज़िंदगी पर कुछ बड़ा असर पड़ेगा। वो हर बात से बाखबर था, तो इसे टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या थी। वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई। शादी के हवाले से अक्सर लड़कियों के जो जज्बात होते हैं, कुछ जज्बात इसके भी थे, लेकिन वो जानती थी कि इसकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा। इसे अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसका शौहर इसकी ख्वाहिश नहीं रखता, ये सोच इसके लिए बहुत तकलीफ देती।
लेकिन इस शख्स ने इसकी तौहीन नहीं की थी और ना ही इसकी नाकदरी की थी। इसने बस ये कहा था कि वो अपने इसके रिश्ते की वक्त देना चाहता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसने एक बहाना रख लिया था कि वो अपने काम में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, शायद इसलिए ताकि वो हर्ट ना हो या इसे कुछ बुरा ना लगे। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो इसके बारे में बुरा नहीं सोचता। वो राइट साइड पर सो रहा था जबकि ताहू बीच में था और वो ताहू की दूसरी तरफ आकर अपनी जगह बना चुकी थी। इस कमरे में औरत का वजूद एक बार फिर से आ चुका था, लेकिन जायशा के साथ तलख एक्सपीरियंस की वजह से ये वजूद से सुकून नहीं दे रहा था। बुरी यादें कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, और वो अपनी एक नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी को सोचते हुए इसके जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि शायद इसकी दूसरी शादी भी कामयाब नहीं होगी। ये तो खैर अब वक्त बताएगा कि दूसरी शादी कामयाब होती है या नाकाम होती है, क्योंकि जायशा इसकी सोच को समझ नहीं पाई थी। वो इसकी खुददारी ईमानदारी को समझ नहीं पाई थी। वो चाहती थी कि अगर वो अपना हिस्सा नहीं मांगता तो कम से कम रिश्वत लेकर अपना घर चलाए, जिस तरह से बहुत सारे ऑफिसर्स करते थे, लेकिन वो अपना ईमान नहीं बेच सकता था। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। इसे अपने बच्चे के भूखे सोने पर एतराज़ नहीं था, लेकिन रिश्वत लेने पर एतराज़ था। हर औरत की यही सोच होती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे, इसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, और इसको और ख़ासकर पैसों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। और वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि कंजिश की सोच भी इससे अलग नहीं होगी, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजारना चाहती थी। यार दावर, पहले किसी के बारे में ना कबल अज़ वक़्त कुछ सोचते नहीं होते। ये तो जब आप बंदे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ रहोगे, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कंजिश की क्या सोच है, जायशा बीबी की सोच से। मामा, मेरी कोई गलती नहीं है, वो दरअसल शहर को कुछ लेना था बाज़ार से, इसलिए हमें यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना पड़ा। मैंने इसे बहुत समझाया था कि हम इस तरह से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इसने कहा कि इसे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। मैं मजबूर हो गई थी। शहर, बोलो ना तुम कुछ। जावर कमरे के बाहर से गुजरा था जब इसे जुबारिया की आवाज़ सुनाई दी। वो किस बारे में बात कर रही थी, उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा गया। पहले जोया इसके साथ पर झूठा इल्ज़ाम लगा चुकी थी और अब जुबारिया भी यही काम कर रही थी। इससे गुस्सा ना जोया पर आ रहा था, ना ही जुबारिया पर, बल्कि इसे गुस्सा इस लड़की पर आ रहा था जो अपनी ज़ुबान तक नहीं खोली थी। वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। जी पप्पा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इसे ज़बरदस्ती लेकर नहीं जाना चाहिए था। मुझे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था, इस वजह से मुझे अपने साथ लेकर जाना पड़ा। वो अपनी गलती कबूल कर रही थी जो इसने की ही नहीं थी, जिस पर जावर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। ये क्या बकवास करी तुम? यूनिवर्सिटी से तुम बाहर निकली थी या? जावर, बेटा छोड़ो ना, कोई बात नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था जिसकी वजह से इसे जाना पड़ा। लेकिन बेटा आइंदा ऐसी हरकत मत करना, जहाँ भी जाओ ड्राइवर के साथ जाओ। आजकल का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम यही कोशिश किया करो कि घर वालों को बताए बगैर कहीं भी बाहर मत निकलो। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे पप्पा और अंकल इन मामलों में बहुत सख्त हैं। वो बेटियों को इस तरह बाहर नहीं निकलने देते। वो तो तुम्हारे अंकल के दोस्त ने जुबारिया को बाहर देख लिया किसी होटल में, तो वो तुम्हारे अंकल को इस बारे में बताने लगे। तुम्हारे अंकल तो परेशान हो गए कि वो क्या बात कर रहे हैं। इन्हें यकीन ही नहीं आया कि इनकी बेटी इस तरह से बाहर निकली है। दौर फिटे मुँह वैसे जुबारिया, जो अपने ऐसे फादर ने ट्रस्ट करके पढ़ने के लिए भेजा, तो अपने फादर के ट्रस्ट को इस तरह से तोड़ रही है। लानती। मैं जानती हूँ जुबारिया ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने बाप के गुस्से को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। लेकिन अब तुम्हें भी ये बातें समझनी पड़ेंगी। आगे सारी ज़िंदगी तुमने यहीं पर गुजारनी है। वो बहुत प्यार से उसे समझा रही थी। दौर फिटे मुँह हरोशते भी, जेड़े दूजिया ने आए इल्ज़ाम बड़े सिर ते लैके बहती है, जबकि वह सिर्फ हाँ में सर हिला रही थी। इसके इस अंदाज को जावर को इतना गुस्सा आ रहा था कि इसका दिल चाह कि इसके झूठ पर उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दें। मेरा भी यही हाल है जावर वगैरह। इतनी सारी बेइज्जती करवाने के बाद भी वो वहीं खड़ी हाँ में सर हिलाई जा रही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे अंकल आने वाले होंगे, तुम लोग भी आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। और सहर बेटा, मेरी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इन्होंने अब की बार बहुत से सख्ती से कहा, जिस पर इसने फिर हाँ में सर हिलाया। तुमने झूठ क्यों बोला? तुम कब गई थी बाहर? जो भी तुमने इस पर इल्ज़ाम लगाया, हद होती है। अपनी गलती छुपाने के लिए तुमने इसको निशाना बना दिया। तुम क्या अपने मुंह में ज़ुबान नहीं रखती? वो फिर से इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे आप तो ऐसे गुस्से हो रहे हैं, मेरी बात को समझे। अगर मम्मा को पता चल जाता है मैं अकेली बाहर गई थी तो मुझे बहुत डांट पड़ती। शुक्र है कि मैंने इसे मना लिया। ये तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसको मम्मा ने कुछ नहीं कहा, मेरी तो जूते से पिटाई होती। एड्डी तो मम्मा की पिटाई का ख्याल करने वाली एड्डी होंगी ना, तो जानी ना बाहर तक खाने वास्ते। कुछ नहीं कहा बेवकूफ़ लड़की। वो इससे एक गैर जिम्मेदार लड़की कह रही थी और तुम कहती हो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अपनी गलतियों को दूसरों के सरों पर नहीं थोपना चाहिए। तुम कम से कम अपने मुंह में ज़ुबान रखो लड़की, और खबरदार जो आइंदा तुमने किसी का इल्ज़ाम अपने सर लिया। वो गुस्से से कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो सर झुकाए वहीं खड़ी आंसू पी रही थी। वो आंसू पींदी पींदी ने ख़त्म हो जाना। ओ माय डार्लिंग, तुम ज़रा सी बात पर रोने क्यों लग गई हो? मामा ने कौन सा तुम पर हाथ उठाया? ये तुम पर गुस्सा किया? जुबारी से रोते देखकर समझाने लगी, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने आंसू साफ करती वॉशरूम में जा बंद हुई। वॉशरूम के पीछे को ये जाके जो अपने लिए ऐसे दूसरों के इल्ज़ाम अपने सर पे लेके बोलती सच्ची सवित्री, वो अच्छी टाइप लड़कियां बनती ना, मुझे नहीं अच्छी लगती। इसकी आंख खुली तो हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। अपनी ज़िंदगी की पहली सुबह इसने मुस्कुराते हुए शुरू की थी। इसने करवट बदली तो थोड़े से फासले पर दावर उल्टा बेड पर पड़ा गहरी नींद में था। जिस्म पर शर्ट नामी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से इसने बेसाख्ता अपना चेहरा फेर लिया।
लेकिन फिर अचानक दिमाग में क्लिक हुआ, इसका ताहू जानू किधर चला गया। ताहू बेबी कहाँ हो आप, किधर चले गए? मैं भी क्या कह रही हूँ, वो कहाँ जा सकता है, इतना छोटू सा तो है, इसको तो अभी पैर नहीं लगे। कहाँ हो आप ताहू, किधर चले गए? वो बेड से नीचे उतरते हुए इसे नीचे देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया। क्या होता जा रहा है मुझे, वो बेड के किनारे तक भी नहीं आ सकता। या अल्लाह, फिर इतना छोटा बच्चा कहाँ चला गया? अभी तो वो बेड पर से उतर कर खुद भी कहीं नहीं जा सकता, वो तो बहुत छोटा है, तो फिर कहाँ जा सकता है? वो कंफ्यूज थी, फ़ौरन दरवाज़ा खोलती बाहर की तरफ आई थी और दिमाग इतना कंफ्यूज हो गया कि वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर ताहू बेड से नहीं उतर सकता तो बाहर कैसे जा सकता है। इसने पूरे घर में एक चक्कर लगा लिया, एक एक कमरे में देख लिया था, यहाँ तक कि मेन गेट खोलकर बाहर तक आई थी, कहीं कोई उठाकर नहीं ना ले गया। लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, तो ताहू किधर चला गया? या अल्लाह, मेरा ताहू किधर गया? अभी कल ही तो आपने मुझे तोहफ़ा दिया और आप आज मुझसे ले लिया, ये अच्छा नहीं है, मुझे दे देना मेरा ताहू, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। आखिर कहाँ जा सकता है? वो कंजिश परेशानी से वापस आई थी। अब इसका इरादा दावर को जगाने का था, आखिर इसके अकेले का बच्चा थोड़ी था। कितनी गैर जिम्मेदार माँ थी वो, एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल पाई। इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोए, कहाँ चला गया था इसका मासूम सा बच्चा। वो वापस कमरे में आकर दावर की तरफ से मुंह फेर कर बैठ गई। कैसा बाप था जिसका बच्चा गायब हो गया था और वो इतने मदद से शर्टलेस होकर सो रहा था। सुने प्लीज़, मेरी बात सुने आप। अपनी नींदें बाद में पूरी कर लीजिएगा, ताहू नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरा बच्चा किधर चला गया। मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसने तंग आकर इसके बाजू को हिलाया था। क्या बात, तुम रो क्यों रही हो? वो इसे दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठे देख रहा था। इसकी इस तरह से रोने पर खुद भी परेशान होकर बैठ गया। ताहू नहीं मिल रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन वो कहीं पर नहीं है। वो फूट फूट कर रो रही थी कि अचानक इसका ध्यान इसके बाजू के नीचे गया, जहाँ वो बड़े मजे से छुप कर सो रहा था। इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए इसने भी बेड पर सोए हुए ताहू को देखा, जो कि मुकम्मल अपनी नींद में था। थोड़ी देर पहले इसकी आंख खुली थी जब इसने तहान को जागते हुए पाया। वो सारी रात इसके साथ खेलती रही थी, हर थोड़ी देर बाद वो जोर की जाग जाता और देखता कि वो कैसे इसका ख्याल रख रही है। दावर भी जाग जाता और देखता कि वो कैसे इसका ख्याल रख रही है। वो हर थोड़ी देर बाद कभी उठकर इसके लिए दूध बनाती तो कभी इसे उठाकर चलना शुरू कर देती। इसकी नींद सुबह के वक्त ही लगी थी, इसलिए तहान को जागते देखकर इसे अपनी दूसरी साइड ले आया था। इससे खेलते खेलते वो दोबारा सो गया और वो हर रोज़ जो इसके साथ सोने का आदी था, इसके एक साइड पर अपना बाजू रखते खुद भी गहरी नींद में उतर गया। लेकिन इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ताहू की छोटी सी मामा इसको सामने न पाकर इस तरह से परेशान होगी। ये यहाँ कैसे आया? खुदा, ये आपके नीचे था, आपको एहसास तक नहीं हुआ इतना छोटा बच्चा आपके नीचे? अगर कुछ हो जाता तो? और तमाम शर्मा हया भुलाए फ़ौरन इसके पास आते हुए इसे उठा चुकी थी। इसे कुछ नहीं होता, वो रोज़ ऐसे ही सोता है मेरे साथ, और हर तरफ देखने से पहले तुम एक बार यहाँ पर देख लेती तो तुम्हें इतना रोना धोना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसके आंसू से तर चेहरे को देखते हुए बोला। तो आप भी शर्ट पहन के सो जाते? नंगा सोना ज़रूरी था? हाय मेरा मासूम बच्चा, मैं आज इसका सदका दूंगी। वो बार बार इसका चेहरा चूमते इसे उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि पहले तो वो इसकी बात पर हैरान हुआ, फिर नज़रअंदाज करता दोबारा लेट गया। इसे तकरीबन 9 बजे के करीब अपने काम पर जाना था। आज सोने का मौका मिल गया था तो क्यों इसे फजूल बातों को सोचकर ज़ाया करता। वो जिस हालत में पहले सोया हुआ था वापस इसी हालत में लेटा और थोड़ी देर में गहरी नींद में उतर चुका था। माशाल्लाह, आप हमारे कमरे में सुबह सुबह ये चाँद किधर से आ गया? वो राहिल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर साइड पर होकर खड़ी हुई थी, जब अचानक दरवाज़ा खोलते हुए शौक अंदाज में बोला। वो अंकल कह रहे हैं कि आज दोपहर में इनके कोई मेहमान एयरपोर्ट आने वाले हैं, इनको एयरपोर्ट से लेकर आएंगे। और ये बात भूलने वाली हरगिज़ नहीं है, आपको ये काम हर कीमत पर करना है। वो उसे देखते हुए अंकल का मैसेज देने लगी। अच्छा जनाब, तो आपको बाबा के काम से यहाँ आना पड़ा। चले ठीक है, बाबा के मेहमानों को हम ले आएंगे, आप हमें एक कप चाय पिला दें। उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला तो वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते वापस नीचे की तरफ जा चुकी थी। जबकि राहील गहरा सांस लेते हुए दरवाज़ा बंद करता फ़ौरन टेबल से अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाने लगा। अरे हील वो कुत्ते दी दुम्मा जी कभी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी दी टेढ़ी रहती है। अरे यार तुम कहाँ थी? राहील को देखा क्या वो सो रहा है अभी तक? जावर शहर को नीचे की तरफ आते देखकर पूछने लगा। नहीं तो जाग रहे हैं, मैं अभी इनके पास गई थी, वो आज अंकल के कुछ दोस्त आने वाले, इन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करना है इन्होंने, मैंने इन्हें बता दिया, फिर आप भी याद करवा दीजिएगा। वो एक सेकंड के लिए इसके पास रुक कर कहने लगी, जबकि जावर सर हाँ में सर हिला गया। तुमने बता दिया, चलो मैं याद करवा दूंगा। वैसे मुझे भी चाचू ने बताया था कि आज इनके कोई बहुत करीबी दोस्त आने वाले हैं और राहील ने पिक करना, फिर मैं याद करवा दूंगा इसे। वो मुस्कुराकर कहता सीढ़ियाँ चढ़ गया था, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ आ चुकी थी। वो अभी राहील के कमरे के बाहर था जब इसका फ़ोन बजा। वो वहीं से अपने कमरे की तरफ आ गया, ये जाने बिना कि राहील किन कामों में मसरूफ़ है। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद ना होती तो यकीनन वो शहर को कमरे के अंदर आने के लिए ज़रूर कहता। ये अच्छा मौका था इसके पास रहने का, इससे बात करने का। एक तो ये लड़की इसे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी और ऊपर से वो हमेशा से इसके दूर भागती थी। वैसे ये चीज़ है, जो चीज़ आपसे जो बंदा या जो चीज़ आपसे दूर होती है ना, जो आपसे दूर भागती है, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और जो आपको आपकी तरफ हो वो आपको उसको आप कुछ समझते नहीं हो, जो आपको हासिल हो जाए, ऐसा होता है। इट्स बिटर रियलिटी। अच्छा लेकिन खैर शादी में वक्त ही कितना रह गया था और यही सोच से सुकून देती थी। मामा का ताहू दूध पिएगा? मामा चाय पिएगी। और ताहू के बाबा दोबारा सो गए तो हम इन्हें कुछ नहीं देंगे, इनको मिलेगा ठेंगा।
और अब हम दोनों इंजॉय करेंगे और यहाँ बाहर बैठकर आप दूधू पियो, मामा चाय चाय पिएगी। ये होगी हमारी दूधू टी डेट। प्यार से इसका गाल चूमती हुई उसे उठाकर बाहर ले आई थी, जबकि वो खुद भी इसके साथ फ्रेश फ्रेश सा बाहर आया था। वो इसे अपनी मामा दिल से कबूल कर चुका था और इस बात का इसे पूरा यकीन हो चुका था। वो जिस तरह इसे मानूस हो गया था वो तो बहुत खुश थी। थोड़ी देर पहले वो इसे नहलाकर दूसरे कपड़े पहनाकर वापस आई थी और अब वो बिल्कुल मज़े से इससे बातें करने में मसरूफ़ हो चुका था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, वो ताहू को अपनी बाहों में उठाए दरवाजे तक आई। गेट खोला तो वहाँ एक आदमी यूनिफॉर्म में एक दूसरे आदमी के साथ था। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सर घर पर हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, घर पर ही हैं, आप आए अंदर। इसे फुल यूनिफॉर्म में देखकर वो समझ गई कि यकीनन कोई पुलिस ऑफिसर ही है। इसे अंदर बिठाकर इसका इरादा दावर को जगाने का था। वो आदमी अपने साथ दूसरे आदमी को घसीटते हुए अंदर आ गया था। सामने कुछ मैडम, सर से कहें कि आप जिस आदमी की बात कर रहे थे वो आदमी मेरे साथ ही है, आप जल्दी से आकर इसे बातचीत कर लें, उसे तफसील से बताता। एक नज़र इस आदमी को घूरते हुए बोला, जबकि वो हाँ में सर हिलाते हुए अंदर चली गई। सुनिए, एक्सक्यूज़ मी, सुनिए प्लीज़। वो इसके सर पर खड़ी इसे जगा रही थी, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस नाम से पुकारे। इसके नाम से पुकारते हुए बहुत अजीब लग रहा था। सुने ना प्लीज़। वो एक बार फिर से इसे हल्का सा टच करते हुए पुकारने लगी। इनका नाम पुकारना कितना अजीब लगेगा, ये मुझसे इतने बड़े हैं, मैं इनका नाम लेते हुए अच्छी लगूंगी क्या? ताहू के बाबा सुनिए। इसने आखिरी हरबा आजमाया, जिस पर वो मुंदी मुंदी आंखों से अपने सर पर सवार लड़की को देखने लगा। जी ताहू की मम्मा सुनाए, वो इसी के अंदाज में बोला। नीचे ना 2 आदमी आए हुए हैं, वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। एक यूनिफॉर्म में और एक ने सीधे साधे कपड़े पहन रखे हैं। और यूनिफॉर्म वाला कह रहा है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे थे वो इसे लेकर आया, तो आप बात कर लें। इसने पूरी बात एक ही सांस में ख़त्म की थी, क्योंकि इसका इरादा यहाँ से भागने का था। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ, वो इसे कहता उठकर सीधा हुआ तो कंजिश 1 सेकंड के अंदर वहाँ से गायब हुई थी। ताहू के बाबा। अचानक जहन में इसकी बात गूंजी तो इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो इसे बताकर वापस नीचे आई। फिर इसने सबसे पहले किचन की तरफ जाते हुए मेहमानों के लिए चाय बनाई और ट्रे में रखकर बाहर ले आई। भैया, आप लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? वो चाय टेबल पर रखते हुए इनसे पूछने लगी तो इसकी पहली नज़र बिना यूनिफॉर्म वाले आदमी पर पड़ी। इसने बड़ी मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया। हाँ, मैंने लगता कोई मुजरम हाँ तो कंजिश बेबी ने नाश्ता करा के भेजना। जी मैडम, मैं तो सुबह नाश्ता करके घर से निकला था, बस आपके हाथ की चाय मिल गई, अब दिन भी खुशगवार गुजरेगा, ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो दूसरे आदमी के लिए कुछ खाने को लाने चली गई। थोड़ी देर में वो इसके सामने निमक और बिस्किट रखने लगी, जिस पर ऑफिसर ने इसे घूर कर देखा। मैडम, ये आदमी, इन्होंने नाश्ता नहीं किया, इन्हें भूख लगी होगी। भैया, इतनी जल्दी तो आपके लिए कुछ नहीं बना सकती, लेकिन फ़िलहाल इसी पर गुजारा करें। कोई बात नहीं मैडम जी, ये भी आपका बहुत बड़ा एहसान है। वो फ़ौरन चाय और प्लेट अपने करीब करते हुए निमक और बिस्किट से इंसाफ करने लगा, जबकि इसको खाते देखकर वो वापस अंदर चली गई। जब नज़र सीढ़ियों पर गई, वो सीढ़ी से ब्लैक जीन्स और सफ़ेद शर्ट में बिल्कुल तैयार नीचे की तरफ आ रहा था। लंबे स्याह बाल और हमरंग घनी मूछें सामने वाले इसे देखने पर मजबूर कर देते थे। कहाँ बाहर बैठे हैं? वो इसे इशारे से पूछा, जिस पर वो बाहर बैठे हैं? वो इसने इशारे से पूछा था, जिस पर वो हाँ में सर हिलाने लगी। वो मैंने कहा था अंदर आने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा वो वहीं बाहर बैठते हैं। वो इसे बताकर वापस किचन की तरफ जाने लगी। हाँ, वो बाहर ही रहता है, लाओ इसे मुझे। वो तहान को इसके कंधे के साथ चिपके देखकर बोला, ताहू बाबा पास जाना है? वो तहान को इसके हवाले करते हुए पूछ रही थी। लेकिन ये क्या? इसकी गोद में जाते तहान ने आसमान सर पर उठा लिया। अरे इसे क्या हो गया? अचानक से तुम्हारे पास बिल्कुल ठीक था। वह हैरानगी से अपने बाजू में मौजूद इस नन्हे से बच्चे को देख रहा था, जो पूरी तरह से रोने में मसरूफ़ हो चुका था। पता नहीं वो खुद भी परेशानी से तहान को लेते हुए अपने कंधे से लगा चुकी थी, और इसके पास आते ही वो फ़ौरन चुप कर गया और साथ ही इसके कंधे से लगे मीठी मीठी से गोशियाँ भी करने लगा। अले अले, मेरे बेबी को बाबा के पास नहीं जाना, मामा के पास रहना है। मामा शोरी बोलती है, अब मामा नहीं देगी अपने ताहू को किसी को भी। वो इसे दोबारा अपने कंधे से लगाती, इसकी सरगोशियाँ सुनती वापस किचन की तरफ चली गई थी, जबकि वो हैरत से अपने बच्चे को, इस लड़की को देख रहा था। क्या ये मामा का ताहू इससे मेरी शिकायत लगा रहा था? इसके जहन में सवाल आया। वाह बेटा, माँ क्या मिल गई, बाप भूल गया तुझे। तेरी नैपी आज ही चेंज की है इसने, इससे पहले 3 महीने से मैं कर रहा हूँ, तू तो एक ही दिन में गिरगिट की तरह रंग बदल गए शहजादे। वो घनी मूंछों तले अनाबी लबों पर गहरी मुस्कुराहट लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। सामने कुर्सी पर वो दोनों बैठे हुए चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, जबकि दूसरा शख्स बड़े मज़े से नाश्ता भी कर रहा था। वो आहिस्ता से कुर्सी घसीट कर इसके सामने बैठ गया। सर, ये मैडम ने, ऑफिसर इसे नाश्ते के बर्तन दिखाते हुए बोला, तो वो हाँ में सर हिला गया था। इसके फारिग होने का इंतजार करने लगा, जो ज़ोर शोर से खाने में मसरूफ़ हो चुका था, जैसे पहली बार नाश्ता मिला हो। इसे ये सब कुछ नया सा या अजीब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो अपने घर में काम कर रही हो। किचन सेट करके वो दावर का नाश्ता बनाकर फारिग हो चुकी थी, जबकि तहान अपने हाथ में मौजूद टॉय से खेल कम रहा था। इसे खाने की कोशिश ज़्यादा कर रहा था। वो इसे साथ रखे बेबी ट्रॉली में डाले अपने साथ साथ इसे लेकर चल रही थी, जब अचानक इसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। या अल्लाह, ये आवाज़ कैसी? मैंने लगता हुन असल नाश्ता करा रहा है दावर साहब।
वो किचन से बाहर की तरफ निकली थी जब इसे एक बार फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो वहीं दरवाजे पर रुककर बाहर का मंजर देखने लगी जहाँ वो अपनी प्लेट बेल्ट हाथ में पकड़े इस दूसरे आदमी का सूरमा बनाने में मसरूफ़ हो चुका था। या अल्लाह पाक, इसे मार रहे हैं। वो हैरानगी से झांक झांक कर बाहर देखने की कोशिश कर रही थी जहाँ वो भरपूर गुस्से में पूरी शिद्दत से इस आदमी को हर थोड़ी देर के बाद अपनी बेल्ट से मार रहा था, जबकि वो दूसरा जालिम आदमी इसे और मारने के लिए कह रहा था। इसके ये गुस्से भरा अंदाज देखकर कंजिश कांपने लगी। इसने आज तक फ़ारूक साहब को भी ये काम करते नहीं देखा था। वो भी पुलिस में थे, दिन रात मुजरिमों के साथ इनका उठना बैठना था, लेकिन फिर भी वो अपना कोई भी केस कभी भी घर तक नहीं लाए थे। इसके सारे मामले पुलिस स्टेशन में दाखिल हल होते थे और यहाँ इसे शादी की पहली सुबह ये सब कुछ देखने को मिल गया था। तहान के रोने की आवाज़ पर वो जल्दी से किचन की तरफ भागी, जबकि अब बाहर जाने का इसका कोई इरादा नहीं था। वो ताहू को गोद में उठाए कमरे में चली गई थी और अब जब तक ये ना चाहता इसका वहीं रुकने का इरादा था। अब तक तो वो इससे बहुत ज़्यादा नॉर्मली बात कर रहा था। इसके इस अंदाज़ के बारे में तो इसके वहमो गुमान में भी ना था। राहील, कहाँ थे तुम साहबजादे? मैंने तुम्हें कहा भी था कि आज मेरा एक बहुत अजीज़ दोस्त पाकिस्तान आने वाला है और इसे एयरपोर्ट से रिसीव करना तुम्हारा काम है। आज सारा दिन तुमने इनके साथ इनके घर पे रहना था। एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुम ढंग से नहीं कर सके। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है भी या नहीं? इसने जैसे ही घर में कदम रखा चाचू की बुलंद आवाज़ सुनाई दी। वो शायद राहील की क्लास लेने में मसरूफ़ थे। बाबा, मैं तो जानता ही नहीं कि मुझे कहीं जाना है। मेरे तो बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था। आपने ये काम मुझे कब दिया मैं जानता ही नहीं। वो इनके सामने खड़ा साफ झूठ बोलने लगा। जब जावर ने सहरोश की तरफ देखा, सुबह वो इसे सीढ़ियों पर मिली थी और इसने यही कहा था कि उसे बता चुकी, तो फिर वो झूठ क्यों बोल रहा था? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने खुद सुबह सहर को तुम्हारे कमरे में भेजा था। इसने तुम्हें बताया था। वो बताकर क्या आई थी? वो बताकर तो आई थी, चाचू ने पूरे यकीन से कहा। नहीं बाबा, इसने मुझे नहीं बताया। वो भूल गई होगी बताना, है ना सहर? तुमने मुझे नहीं बताया ना? वो सहर के सर पर सवारी से सवाल कर रहा था, जबकि निगाहों से इशारा भी कर रहा था कि वो इसका इल्ज़ाम अपने सर पर ले ले, वरना यकीनन आज राहील की खैर नहीं थी, क्योंकि वो लोग सिर्फ इसके बाबा के दोस्त नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर भी थे। जी अंकल, मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा बताना। मैं इनके कमरे में गई तो थी, लेकिन ये सो रहे थे इस वक्त, और इसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि इन्हें बताना, इसने अटकते कहा था, जबकि इसका इल्ज़ाम अपने सर लेने पर इसे जावर घूर कर देखा। इसे जावर ने, इस लड़की को आखिर इतना शौक क्यों रहता है अच्छा बनने का? इसे समझ ना आया। वैसे मैंने भी ना ऐसे गल तो दिल कर रहा कि सहरोश ने 2-4 चंडा इधरों तो 2-4 चंडा इधरों मारा। देखा पापा, मैंने बोला था ना। वो बड़ी जिम्मा होते हुए बाप को देखने लगा, जबकि चाचू के चेहरे पर गुस्से का एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। इस लड़की को तुम अपने घर की बहू बना रही हो, जैसे कोई चीज़ याद ही नहीं रहती। वो बहुत गुस्से से बोल रहे थे, जिस पर चाची इनका गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगी, जबकि गुनाहगार ना होते हुए भी वो सर झुकाए आंसू पीने में मसरूफ़ थी। वो खाना खाने के लिए किचन में आया तो यहाँ राहील को सहर के साथ बातें करते हुए पाया। वो इससे माजरत कर रहा था, इसने यूँ अचानक किचन में जाना मुनासिब न समझा। वहीं रुककर राहील के निकलने का इंतजार करने लगा। इस वक्त अगर इसे बहुत ज़्यादा भूख न लगी होती तो यकीनन वो वहीं से पलट जाता, लेकिन इस वक्त इसे बहुत भूख लगी थी और वो कुछ खाने के लिए आया था। यार सहर, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत बुरी हरकत की है शाम में, लेकिन मैं क्या करता यार? तुम्हें पता है बाबा गुस्सा होते हैं और आगे पीछे नहीं देखते। मैं सचमुच में बाबा का काम भूल गया, और तुम नहीं जानती कि बाबा मेरी कितनी बेइज्जती कर देते हैं। तुम्हारी तो थोड़े में जान छूट गई, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता है, तुम समझ रही हो? वो इसका हाथ थामे अचानक से कहने लगा तो सहर घबरा गई। जी मैं समझ गई राहील, कोई बात नहीं, अब तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन आपको आइंदा ख्याल रखना चाहिए कि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। और यकीनन वो मेहमान अंकल के लिए बहुत खास हुए होंगे, तभी तो वो आपको बार बार कह रहे थे। आपने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो किया है, आपको अंकल को सॉरी बोल लेना चाहिए, क्योंकि जो भी है इनको बुरा तो लगा है। न जाने इनके दोस्त ने कैसे सब कुछ मैनेज किया होगा, वो तो आपके भरोसे थे। वो इसे इसकी गलती का एहसास दिलाते हुए आहिस्ता से गैर महसूस अंदाज में इसके हाथ से अपना हाथ निकाल चुकी थी। सहर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सब कुछ बाबा को बहुत बुरा लगा और मुझे इसे माजरत भी करनी चाहिए। सॉरी तो बोल देता, लेकिन अब कह चुकी हो कि तुम मुझे भूल गई थी, तो मुझे बार बार इस बात को शुरू करके आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि अच्छा है कि बाबा इस बात को भूल जाओ, इनका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। इसने इसे एक हल बताया था, जिस पर सहर बिना कुछ बोले कहीं अपना काम करने लगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ किचन में हूँ तो पूरे घर में बात फैल जाएगी। तुम अपना काम करो, इस बात को यहीं पर भूल जाओ। मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया था। मेरी वजह से तुम्हें बाबा की डांट खानी पड़ी। वो इसे देखते हुए बोला तो सहर मुस्कुरा दी और खामोशी से किचन से बाहर की तरफ निकल गई। इसने जावर को नहीं देखा था, जबकि इसे इस वक्त सहरोश पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अजीब लड़की थी, या तो इसे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने का शौक था, या फिर वो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ थी। वो लड़कियों की बुज़दिली को मासूमियत का नाम देने वालों में से बिल्कुल नहीं था। अब मैं भी जावर दे ना आना दौर फिटे मुँह सहरोश, एडा भी अच्छे बन के तेन मैडल मिल जाने हैं ना, जेडे तेन नहीं मिलणगे हुण, बड़ा तमगे मिल गए, सजाई रख तमगे। तुम्हारे मुँह में ज़ुबान नहीं है लड़की, तुम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इंसान के अंदर अपने हक में बोलने की हिम्मत तो होनी चाहिए। कोई भी तुम पर कोई भी इल्ज़ाम लगा कर निकल जाता और तुम वो इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेती हो। ये कोई तुम्हारी बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ लड़की।
वो किचन में दाखिल होते हुए गुस्से से बोला, जबकि इसे देखते ही वो दोबारा अपना काम करने लगी। जो बात खत्म हो चुकी है वो आप करने के लिए क्यों आ गए? मैं सच में भूल गई थी इन्हें बताना। इसकी बात का मतलब समझकर वो कहने लगी, बेवकूफ़ नहीं हो, अगर तुम्हें याद हो तो तुम सीढ़ियों पर मुझसे मिली थी और तुम ही ने मुझे बताया कि राहिल जाग रहा है और तुम इसे बताकर आई हो कि वो एयरपोर्ट जाने वाला है। इसने इसे याद करवाया तो सहरोज शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अंकल इन्हें बहुत ज़्यादा डांट देते और फिर अच्छा थोड़ी ना लगता। इस तरह वो नॉर्मल अंदाज में बोली, जिस पर वो हाँ में सर हिलाता सामने स्लैब पर रखी हुई 10 से 12 चीनी की प्लेटों को उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर फेंक चुका था। लम्हे में ज़मीन पर टूटने वाली प्लेट्स रेजा रेजा हो चुकी थी, जबकि इसकी इस हरकत पर सहरोज के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। मामा और चाची तेजी से भागते हुए किचन की तरफ आए थे। ये आपने क्या किया? वो इसे देखते हुए हैरानगी से पूरी आंखें खोले से सवाल करने लगी। मैंने? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अपना इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रही है? तुमने किया, इतनी कीमती प्लेटें तोड़ दी। मेरे ख्याल में ये मम्मा का फेवरेट सेट था। यार तुम्हें तो किसी चीज़ का सलीका नहीं, दिन रात तुमसे गलती होती रहती है। कभी तुम मम्मा का फेवरेट जग सेट तोड़ देती हो, कभी तुम ज़ुबारी को ज़बरदस्ती बाज़ारों में घूमने निकल जाती हो, कभी तुम्हें राहिल को कुछ याद दिलाने की याद नहीं रहती, और फिर ये किस चीज़ की हद होती है? वैसे आई एम सो सॉरी चाची, लेकिन आपकी बहू को मुझे इस दुनिया की मखलूक नहीं लगती। इंसान से गलतियाँ भी एक लिमिट में होती हैं, लेकिन इसकी गलतियाँ तो अगर लिस्ट बनाई जाए ना तो पेजेस का ख़त्म हो जाए। वो बोलने पर आया तो बोलते ही चला गया, जबकि वो खामोशी से सर झुकाए ज़मीन पर पड़े टुकड़ों को देख रही थी। सहर बेटा क्या हो गया तुम्हें? इस सेट कैसे टूट गया? चाची इसके पास आती हुई कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले तो वो रोटियां बनाने लगी तो इसने खुद ज़बरदस्ती ने यहाँ से भेज दिया था, क्योंकि इनके घुटनों में काफ़ी दिनों से शदीद दर्द रहने लगा था और ज़ुबारिया बेगम किसी काम को हाथ लगाए ऐसा तो नामुमकिन था। इसलिए इसने ही इनकी मदद की खातिर इन्हें कहा कि वो रोटियां बना देगी। थोड़ी देर में वो खाना लगाने वाली थी कि राहील से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आ गया, और राहील के जाने के बाद जावर ने इसे जलील करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कैसे मदद से सारी प्लेट्स तोड़कर इसने इल्ज़ाम इसके सर पर धर दिया। इसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अब बड़ा गुस्सा आ रहा है, पहले भी तो इल्ज़ाम अपने सिर से लिचड़े बड़े बड़े एक और से, जबकि वो बड़े मज़े से इसके सामने खड़ा मुस्कुराया जा रहा था। यकीनन इसने ये हरकत जानबूझ कर की थी, लेकिन भला इसके साथ इसकी क्या दुश्मनी थी? वो तो किसी को कुछ कहती भी नहीं थी। जावर जाने से पहले आहिस्ता से इसके करीब आया और इसके कान के करीब झुका। बहुत शौक है ना सबको बचाने का, अब मुझे भी बचाओ। अब जवान जहान लड़का तुम्हारे सामने डांट खाता अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वो एक कान दबाता शरारत से मुस्कुराते हुए किचन से निकल गया, और अब वो थी और पुप्पो थी। वो अपना हाथ साफ करके इन दोनों को रुखसत करते हुए वापस अंदर आया तो इसे किचन से महकती खुशबू आई। वो ऊपर जाने के बजाय किचन की तरफ आया, गर्मा गर्म नाश्ता इसका मुंतजिर था। वो आराम से कुर्सी खींचते हुए नाश्ता करने लगा। हो सकता है ये नाश्ता उसने अपने लिए बनाया, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। अगर इस अपने लिए बनाया था तो खा लेती, इसके लिए कुछ छोड़ दिया। आराम से प्लेट अपनी तरफ करता गर्मा गर्म पराठा और आमलेट के साथ वो इंसाफ करने लगा। क्या बात है ताहू की मामा तो खाना भी अच्छा बनाती है, इसने अप्रिशिएट किया था। आराम से नाश्ता करते हुए इसे अपने साथ चाय की तलब महसूस हुई तो इसने एक नज़र चाय के बर्तनों की तरफ देखा, जो कि सफाई से धुले हुए एक साइड पर रखे हुए थे। एक दिन इनकी दुल्हन से काम करवाते हुए इसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन इसने अब तक अपने लिए नाश्ता बनाकर खाने की जहमत नहीं की थी। वो ज़्यादातर नाश्ता या खाना वगैरह बाहर से कर रहा था, लेकिन अब अगर बीवी आएगी तो वो जो खुद नई नवेली दुल्हन वाले नखरे करने के बजाय घर को संभाल रही थी, तो फिर इसके लिए एक कप चाय तो बना ही सकती थी। कंजीश, इसने वहीं बैठे आवाज़ दी थी। अब घर इतना बड़ा तो हरगिज़ ना था कि इसकी आवाज़ ऊपर तक ना पहुंचती। कंजीश आराम से बेड पर लिटाए ताहू से इसके बाप की शिकायत कर रही थी। इसकी आवाज़ पर इसके कान खड़े हो गए। ताहू के पापा मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहीं अब मेरी बारी तो नहीं, मेरी बात शामत तो नहीं आ गई? इसने हैरानगी से देखा, जो खुद भी अपना टॉय हाथ में पकड़े सीरियस अंदाज में से देख रहा था। वो बेड से उठती हुई इसे उठाकर कमरे में से बाहर निकली थी। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते इसे वो किचन में खड़े खाना खाते नजर आए। थोड़ी देर पहले इसका जलाली रूप देखने के बाद इसे खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं अभी तक गुस्से में हो तो इस आदमी का गुस्सा इस पर निकाल देगा। कहीं वो इससे ये ना पूछे कि इसने इसे नाश्ता क्यों दिया। अब वो थोड़ी ना जानती थी कि वो बदमाश होगा। इसे तो यही लग रहा था पुलिस वाले के साथ आया तो पुलिस वाला होगा, लेकिन बिना यूनिफॉर्म के। इसने घबराते हुए आखिरकार किचन के दरवाजे पर कदम रख दिया जब इसे इसकी आवाज़ सुनाई दी। इस बंदर को कंधे से उतार भी दिया करो, हर वक्त उठाकर रखोगे तो इसे आदत हो जाएगी। वो इसे देखते हुए कहने लगा, ये बंदर नहीं है, मेरा बच्चा है। इसकी ममता की तड़प कर जागी थी। हाँ हाँ, वही तुम्हारा बच्चा जो हर वक्त तुम्हारे कंधे के साथ चिपका रहता है। क्यों इसे बुरी आदत लगा रही हो? कोई काम नहीं करने देगा। खैर एक कप चाय बना दो, नाश्ता बना ही दिए। तो वो अपनी बात खत्म करता है इसे यहाँ बुलाने का मकसद बताने लगा। मैं अभी बना देती हूँ। वो हाँ में सर हिला दे इसके लिए चाय का पानी निकालने लगी, जबकि अपने बेटे को देख रहा था जो इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। आराम से इसके कंधे पर सर रखे वो ना तो रो रहा था और ना ही किसी को तंग कर रहा था। एक पल के लिए इसे अपने बेटे पर तरस आया। एक तरफ इसकी सगी माँ थी जिसको पैदा करते अपने पैर की जंजीर कहकर छोड़ गई थी, और दूसरी तरफ ये इसकी सौतेली माँ जो इसे अपनी बाहों में उतारने को तैयार ही ना थी। वो सगी और सौतेली का फ़र्क कहाँ जानता था। इसे तो इसकी माँ चाहिए थी जो इसे मिल चुकी थी। इसके लिए चाय का कप रखते हुए वो वापस ऊपर जाने का इरादा रखती थी। तुमने नाश्ता किया?
इसकी आवाज़ पर रुककर इसने पीछे देखा और मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दी। जी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, मैंने और ताहू ने एक साथ नाश्ता किया था, इसने मुस्कुराते हुए इसे बताया। इसका यूँ पूछना कंजिश के दिल में हलचल सी पैदा कर गया, जबकि वो हाँ में सर हिलाकर एक बार फिर से अपने चाय के कप की तरफ मतवजा हो गया, जबकि इसकी सोचें बहुत दूर तक जा रही थी। चाय का कप ख़त्म करके वो बाहर आया तो इसका इरादा थोड़ी सी देर में अपने ऑफिस के लिए निकलने का था, जब मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देती हुई अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, ये सहन किसने साफ़ किया? आपने मुलाजमा बदल तो नहीं? मैं कितना अच्छा काम करती हूँ, फिर भी आप अपने घर का काम किसी और से करवा रहे हैं। आपके कामों के लिए मैं अपनी जल्दी आती हूँ। इसने जैसे घर के अंदर कदम रखा, सहन को साफ देखकर वो परेशानी से पूछने लगी। अब अपनी इतनी अच्छी नौकरी वो हाथ से जाने तो हरगिज़ नहीं देना चाहती थी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मुलाजमा नहीं बदली, पता नहीं किसने साफ़ किया। इसका खुद भी अभी अपने सहन की तरफ ध्यान गया था और सहन के साथ इसने अंदर हाल की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा था। यहाँ तक कि ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ भी बिल्कुल साफ़ शफाफ कर दी गई थी। इसके अलावा दोनों कमरे भी साफ़ सुथरे थे, जहाँ से वो अभी अपना कुछ सामान लेकर आया था। यानी कि वह सुबह उठते सबसे पहले सफाई का काम सर अंजाम दे चुकी थी। एड्डी सुगड़ कुड़ी मिल गई ताहू दे बाबा ने बैठे बैठे। तो फिर ये सफाइयाँ क्या आपने खुद की हैं? वो परेशानी से देखते हुए पूछने लगी। नहीं तो वो तुम मेरा दिमाग मत खाओ, ऊपर जाओ, मैडम से पूछो क्या काम करना है। इसे सफाई देने के बारे में सोच रहा था कि बात ख़त्म करते हुए बोला तो मुलाजमा ने परेशानी से इसका चेहरा देखा। क्या जायशा मैडम वापस आ गई? मुझे तो पहले पता था कि इनकी ये नाराज़गी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। अगर वापस आना ही था तो बच्चे को साथ ले जाती। बच्चा बेचारा कितना ख्वार हुआ, अपने मासूम बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है? आपको भी कितनी सारी परेशानी का सामना करना पड़ा साहब जी। पैसे मानना पड़ेगा, आप दोनों की लड़ाई ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, लेकिन ये लड़ाई 3 महीने से ऊपर का वक्त ले गई। मैं ज़रा बीबी जी को सलाम करके आती हूँ। वो बात खत्म करते हुए इसे कहने लगी, जबकि वो हैरत से इस औरत को देख रहा था कि कितने मज़े से इसकी पर्सनल लाइफ पर कमेंट पास कर रही थी। जायशा ने कभी इसकी और अपनी ज़िंदगी को पर्सनल होने नहीं दिया था। ये औरत तकरीबन 1 साल से इनके घर पर काम कर रही थी। इससे पहले भी कई मुलाजमा आई और कहीं गई। जायशा ने तो कभी किसी काम को हाथ लगाने की ज़हमत ही नहीं की थी और इसने भी कभी गौर नहीं किया कि वो घर पर कितना ध्यान देती है। लेकिन आज इसे ये जानकर अफसोस हुआ कि इसकी ज़िंदगी नौकरों के सामने थी। वो अभी वहीं पर खड़ा था जब मुलाजमा बड़बड़ाती हुई नीचे आई। इसके यूँ नीचे आने पर बस इसे देखते ही रह गया। इसका कोई इरादा न था इसे कोई भी सवाल करने का, लेकिन वो खुद ही रुककर इसे बताने लगी। अरे साहब, ये किसको उठा लाए हो? ये तो कहती है कि वो काम खुद कर लेगी। घर में कोई काम होता ही नहीं है, इसलिए इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। और मेरे कामों में इतने कीड़े निकाल रही थी, यहाँ से ठीक से काम नहीं करती, वहाँ से ठीक से काम नहीं करती। अगर यही सब कुछ करवाना था तो मुझे नौकरी पर रखा ही क्यों था? अरे मैं 1 साल से आपके घर पर काम कर रही हूँ और मुझे क्या सुनने को मिला कि मैं ठीक से काम नहीं करती? पूरे मोहल्ले से पूछ लें साहब, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छी मुलाजमा नहीं मिलेगी आपको यहाँ पूरे इलाके में। लेकिन खैर, आपकी बीवी की मर्ज़ी, जैसा वो चाहे। अगर इनको हमारी ज़रूरत नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? लाओ आज मेरे 26 दिन का हिसाब कर दो। वो इसके सामने हाथ फैलाते हुए इस अंदाज में कहने लगी जैसे यकीनन वो इसे जाने से रोक देगा। लेकिन वो बिना कुछ बोले अपना वॉलेट निकालता, इसका हिसाब पूरा करता इसे चलता कर चुका था। वो भी मुंह बना देना जाने क्या क्या बोलती वहाँ से निकलती चली गई। तुमने मुलाजमा को फारिग कर दिया, अब घर के काम कौन करेगा? वो कमरे में दाखिल होते हुए इससे कहने लगा, जो बड़े मज़े से बेड पर बैठी अपने ताहू के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। कौन सा घर का काम? करने को काम होता ही कितना जो हमें मुलाजमा रखने की ज़रूरत पेश आए। और ठीक से सफाई भी नहीं करती थी वो। अच्छा हुआ ना हमने इसको निकाल दिया। और ताई अम्मी कहती हैं कि बाहर की औरतों को घर पर काम पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें बनाते हैं। औरतों और आपके पर्सनल में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं कि औरत एक इंसान के घर में क्या हो रहा है हरगिज़ हर जगह बताती है। ताई अम्मी को इन सब चीज़ों पर बहुत गुस्सा आता था। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर में औरत होते हुए कोई बाहर की औरत आकर काम करे। हमारे घर में भी ना सिर्फ शाकरा ही काम करती है, जो सिर्फ हमारे घर में काम करती है और रहती भी वहीं है, और वो भी सिर्फ मदद की हद तक, क्योंकि ताई अम्मी को पसंद नहीं है। और अगर ताई अम्मी को पता चल गया ना कि मैं अपने घर के काम खुद करने के बजाय मुलाजमा से करवाती हूँ तो मुझ पर इतनी ज़्यादा खफा होंगी। वो इसे देखते हुए कहने लगी, जब इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। ठीक है, जो मर्जी करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम मुझे बस तहान का बता दो, ये तुम्हारे पास रहेगा या इसे मैं अपने साथ ले जाऊँ? अगर मैं इसे छोड़ कर गया तो यकीनन ये पीछे से रोएगा और ये शायद तुम इसे संभाल ना पाओ। वो इसे देखते हुए कहने लगा और वो इस बात पर वो खिलखिलाकर हंसी। मेरे पास तो नहीं, अलबत्ता ये आपके पास रोएगा। क्या सुबह वाली बात याद नहीं आपको? वो देखते हुए थोड़ी देर पहले वाले सीढ़ियों पर होने वाला वाक़या याद करवाने लगी, जिस पर इसकी मुस्कुराहट देखते हुए वो कंधे उचका गया। ठीक है, तो फिर संभाल लेना। वो बस इतना कहकर ड्रेसिंग टेबल से सामान उठाते से खुदाहाफिज़ कहकर कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वह ताहू का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिए हिलाकर इसे बाय करने में मसरूफ़ थी। ताहू के बाबा गए। अब ताहू और ताहू की मामा मज़े करेंगे। अभी वो पहली सीढ़ी पर था, जिसके पीछे से चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। इसके लबों पर खिलने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी, जब आखिरी सीढ़ी पर रुककर इसने इसे आवाज़ दी कि आकर दरवाज़ा बंद कर लो। हेलो सहरोश, कैसी हो तुम यार? मैं कल शाम को ही तुमसे माफ़ी मांगने आने वाला था। मैं कल की अपनी हरकत की वजह से तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो इसे सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर इसके सामने आकर कहने लगा, जिसे नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने वाली थी, जबकि इसके हाथ में इसकी इस्त्रीशुदा शर्ट थी। आपने वो गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था, ताकि मेरी बेइज्जती हो। आपने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया। आप इस तरह जानबूझकर गलती करके इल्ज़ाम मेरे सर पर डाल देंगे, कितनी गलत बात है। आपको ज़रा सा भी एहसास है पप्पू को कितना बुरा लगा?
वो इसे देखते हुए इसे एहसास दिलाने लगी, यार चीनी का सेट कोई दूसरा तोड़ता, चीनी का सेट तो होता भी बड़ा महंगा है, पुप्पो ने तो करना ही सी बेइज्जती। तुम्हारी पप्पा को कितना बुरा लगा होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें काफ़ी बुरा लगा, इसलिए तो सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं कर रही। लेकिन जो भी है, मैंने गलती की है तो इसकी माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक बात है तुम्हारी पप्पो की, तो इस घर में बर्तनों की कमी नहीं है जो इन्हें बुरा लगेगा, इसलिए दूसरों के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोचो। इसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला, मुझे कुछ भी नहीं सोचना, बल्कि आपको सोचना चाहिए था। मुझे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी जो गलत है वो गलत है ना। हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि इन सब की गलतियों पर किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। जोया मेरी बहन है, लेकिन इसकी हरकत मुझे बहुत बुरी लगी, और जुबारिया का इल्ज़ाम तुमने अपने सर पर ले लिया, लेकिन जबकि राहील को तुमने बताया भी था कि इसे एयरपोर्ट जाना है, लेकिन चाचू के सामने जाकर वो मुँह कर गया। और ये बहुत गलत बात है, जो शख्स अपने बाप के सामने तुम्हारा साथ नहीं दे सका, वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा। आपको मेरे पर्सनल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये हमारा मामला है। वो बहुत सख्त मगर कम आवाज़ में बोली। वो हैरान से इसे देखने लगा, मतलब मुंह में ज़ुबान थी, वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं करती थी। और ज़ुबान का इस्तेमाल सिर्फ ज़ावर है दरीते ही होना। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, कल वो बहुत परेशानी में मैं ऐसा कह गए थे, वरना वो अंकल के सामने ऐसा कभी भी नहीं कहते। इसने पूरे यकीन से कहा, तुम इसे जानती हो? जानती कितना, बचपन में वो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम मेरे सर पर लगा देता था, और अब देखो ऐसे ही करता है। हाँ, लेकिन अब इसके सामने मैं नहीं हूँ, तुम आ गई, क्योंकि मुझे मेरे हक़ में बोलना आता है, और इसे कोई गूंगी चाहिए तुम्हारी तरह। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, जिस वक्त दिन तुम अपने हक़ में बोलना सीख जाओगी, तुम भी इन सब चीज़ों से बच जाओगी। और एक और बात, तो तुम इस घर की मुलाजमा नहीं हो जो हर वक्त किसी न किसी काम को करती रहती हो। सिर्फ वही किया करो जो तुम्हारे हिस्से में आता है। ठीक है, तुम्हें काम करना पसंद होगा, लेकिन ज़ोर ज़ुबारी से काम बेहतर है कि वही करें। इसके हाथ में अपनी शर्ट देखते हुए बोला, जो थोड़ी देर पहले इसने जोया को प्रेस करने के लिए दी थी। इसकी माँ को पसंद नहीं था कि इसके घर के काम, मर्दों के कपड़े कोई बाहर की मुलाजमत हो या इस्त्री करे, बल्कि अपने घर के मर्दों के बाकी काम भी वो किसी मुलाजमा से नहीं करवाती थी। और इस हिसाब से जो काम जोया की जिम्मेदारी थे वो इसी को ही करने थे, और इसे हरगिज़ पसंद नहीं था कि इसका काम इसकी माँ बहनों के अलावा कोई तीसरी औरत करे। और अगर कोई तीसरा इंटरेस्ट दिखाता भी, तो ये हक वो सिर्फ जूबी को ही देता था, जो इसकी मंगेतर थी और होने वाली बीवी भी। जोया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, इसलिए मैंने ये प्रेस कर दी, इसने सफाई देते हुए कहा। जी नहीं मोहतरमा, वो कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं हो रही, बल्कि अपने कमरे में बैठी आराम से टीवी देख रही है। मेरे पूछने पर इसने बताया कि आज इसका कॉलेज जाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम हर काम को अपने ज़िम्मे मत लिया करो, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। वो शर्ट लेते हुए बोला, मैं किसी चीज़ को अपने ज़िम्मे नहीं लेती। और जहाँ तक बात जोया की, वो तो मेरी छोटी बहन है, जूबी मेरी कज़न, दोस्त, और रहील मेरे होने वाले शौहर। अगर मैं इनको मुसीबत में निकालने की वजह बनती है, तो मुझे इस पर कोई कुछ भी गलत महसूस नहीं होता। वो भी अपनी बातों पर कायम थी, यानी कि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, वो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा था तो फिर वो भी इसके दोस्तों की लिस्ट में शामिल होकर इसकी अपनी की सारी गलतियाँ इसके सर पर डाल देना चाहता था। अच्छा ही था, फ्री में बचत हो गई थी। अच्छी बात है, लगी रहो, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे इन लोगों से इंतहा की चीड़ है जो अपने हक़ में बोल नहीं सकते, और अक्सर मैं ना गलती से इनके साथ कुछ बुरा भी कर देता हूँ। तो अगर तुम मेरी बैड लिस्ट में आ गई ना, तो तुम माइंड मत करना। आज आखिर मैं तुम्हारा होने वाला देवर हूँ, तो कुछ हक तो मेरा भी बनता है भाभी साहिबा को तंग करने का। वो मुस्कुराकर कहता सीढ़ियाँ उतर चुका था, जबकि शहर को इसकी कोई बात समझ में नहीं आई थी। जी तो गाइस, यहाँ पे सेकंड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो इसी तरह लॉन्ग एपिसोड देख के जल्दी से इसको मुकाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग बताइए आपको कैसी एपिसोड लगी, आगे क्या होगा, ये सहर बीबी को अक्ल आएगी कि नहीं आएगी, या अब जावर इसके साथ कैसे कैसे इंतकाम लेगा, इसको सिर्फ इसके सोया हुआ ज़मीर जगाने के लिए। और ताहू की मामा और ताहू के बाबा की स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल। तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।